फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। गु मानसी थोड़ा आश्चर्यचकित दिखी। चुच्चू, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? गु चुच्चू ने अपनी बड़ी बड़ी गीली आंखों से गु मानसी को देखा और व्यथित दिख रही थी। स्कूल में अन्य सभी छात्रों के पिता हैं, लेकिन चुच्चू के पास कोई पिता नहीं है। स्कूल में अन्य सभी छात्रों के दादा दादी हैं, लेकिन चुच्चू के पास कोई नहीं है। गु मानसी की उंगलियां थोड़ी कांपने लगी। सॉन्ग चेन, जो अभी अभी रसोई से बाहर निकला था, अपनी जगह पर रुक गया। किसने कहा कि चुच्चू के पिता नहीं है? मैं यही खड़ा हूं। लेकिन सॉन्ग चेन ने गूचू को सच बताने की हिम्मत नहीं की। बच्चे की धारणा में उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका था। अगर सॉन्ग चेन ने जल्दबाजी में सच कबूल कर लिया, तो क्या गूचू उससे नाराज होगी? वह पिछले 5 सालों से न आने और गु मानसी को पीड़ित देखने के लिए उसे दोषी ठहराएगी। ठीक है। गु मानसी ने चुपचाप अपनी आस्तीनें भींच ली और गूचू को अपनी बाहों में पकड़ते हुए मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। चूचू के दादा और दादी का बहुत समय पहले निधन हो गया था। गूचू ने पूछा, तो क्या दादा और दादी के पास तस्वीरें हैं? मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। गु मानसी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक। चुच्चू, तुम्हारी दादी का नाम मिन क्यू है और तुम्हारे दादा का नाम गु जिनशु है। वे दुनिया के सबसे दयालु लोग हैं और स्वर्ग में खुशी से रहेंगे। गु मानसी ने अपना फोन निकाला। यह उसकी पालक माँ की तस्वीर थी जो उसने अपने फोन से ली थी। तस्वीर में उसकी मां अस्पताल के बिस्तर पर थी। वह बेहद बीमार थी और सुस्त दिख रही थी। हालांकि वह फिर भी मुस्कुराई और कैमरे का सामना किया। उसकी अभिव्यक्ति प्यार भरी और सौम्य थी। गु चुचू झुक गया और ध्यान से खटखटाया। उनकी दादी और मिंग कॉरपोरेशन की श्रीमती मिंग डोंगमेई काफी हद तक एक जैसी दिखती थी। तुम्हारे दादाजी, उनका निधन जल्दी हो गया। उस समय हमारा परिवार गरीब था और एक अच्छी फोटो भी नहीं छोड़ता था। गु मानसी ने आह भरते हुए कहा, जब मैं छोटा था, मैंने अपने माता पिता के साथ एक पारिवारिक फोटो ली थी, लेकिन तस्वीरें खो गईं। घर में आग लग गई थी और एक भी अच्छी चीज नहीं बची थी। आग पर? गूचू उत्सुक था। गु मानसी ने सिर हिलाया। हाँ, घर के पुराने विद्युत सर्किट के कारण आग लगी। लगभग 6 साल पहले गु मानसी की दत्तक मां मिंग क्यूए का बीमारी के कारण निधन हो गया। गु मानसी ने उसे और उसके दत्तक पिता को एक साथ दफनाया, जिससे घर खाली हो गया। बाद में गु मानसी ने अपने पेट में गूचू के साथ सोन चेन को छोड़ दिया और पुराने घर में लौटना चाहती थी। किसने सोचा होगा कि पुराना घर आग में जलकर खंडहर हो गया होगा। भीषण आग में परिवार की फोटो समेत सब कुछ जलकर राख हो गया था। बाद में भारी बारिश हुई, जिससे खंडहर साफ हो गए। गु मानसी पूरी तरह से निराश हो गई थी। उसके पास अपनी शेष बचत का उपयोग पड़ोसी शहर पिंगान शहर में एक छोटे से फार्म हाउस यार्ड को किराए पर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने गूचू को जन्म दिया और अकेले ही उसका पालन पोषण किया। चूचू, मैं तुम्हें देखने के लिए शहर वापस लाऊंगा। गु मानसी ने बच्चे को पकड़ लिया। तुम्हारे दादाजी शहर में एक शिक्षक थे। उनके पास कई छात्र थे। गु चुचू की आंखें चमक उठी। ठीक है, उसने मन ही मन सोचा, माँ, मैं तुम्हारी खोई हुई सभी चीजें वापस पाने में तुम्हारी मदद करूंगी। क्या आग एक दुर्घटना थी? यह एक दुर्घटना कैसे हो सकती है? यह स्पष्ट रूप से कुछ लोगों के कारण हुआ था जो डरते थे कि उनके मुखौटे उतार दिए जाएंगे, और उन्होंने बहुत योजना बनाने के बाद आग लगा दी। गु मानसी को शायद अतीत की याद आ गई थी। वह पूरी रात नाखुश थी। गु चुचू को सुलाने के लिए मनाने के बाद गु मानसी कितनी भी कोशिश करने के बावजूद सो नहीं पाई। वह बस स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए छोटे बगीचे में चली गई। कुत्ता गोल्डी गु मानसी के पैरों पर वफादारी से बैठ गया, कभी कभी अपनी पूंछ हिलाता था। रात की हवा थोड़ी ठंडी थी। गु मानसी को अतीत की कई बातें याद आईं। नींद नहीं आ रही। सॉन्ग चेन अभी तक नहीं गया था। वह एक कप गर्म पानी लेकर आया। और अधिक गर्म पानी पिए। गु मानसी। गोल्डी ने सॉन्ग चेन पर नजर डाली। उसने 2 बार अपनी पूंछ हिलाई और बगीचे में टेबल के नीचे सोता रहा। सॉन्ग चेन गु मानसी के सामने पत्थर की बेंच पर बैठ गया और कहा, मुझे क्षमा करें। गु मानसी ने अपने हाथ में गर्म पानी का एक कप पकड़ रखा था। तुमने फिर क्या गलत किया? सोन चेन ने उत्तर दिया, बहुत सारी चीजें। सोन चेन अतीत में पहली बार गु मानसी से मिली थी। उस समय उसने अपना नाम बदलकर गु रुओक्सी रख लिया था। सोन चेन ने सोचा था कि गु मानसी अन्य छोटी महिला हस्तियों की तरह थी, जो प्रसिद्धि और रुतबा हासिल करने के लिए उसके बिस्तर पर चढ़ना चाहती थी।
बाद में ही उसे एहसास हुआ कि गु मानेक्सी के पास पैसे की बहुत कमी थी। उसकी दत्तक मां गंभीर रूप से बीमार थी और उसे बड़ी मात्रा में चिकित्सा व्यय की आवश्यकता थी। गु मैंसी ने कहा, भविष्य में जब मेरे पास कुछ खाली समय होगा तो मैं छोटे शहर का दौरा करने की योजना बनाऊंगी। काफी समय हो गया है जब से मैंने उनकी कब्रों का दौरा किया है और एक बेटी के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है। क्या आप मुझे अपने दत्तक माता पिता के बारे में बता सकते हैं? सोंग चेन अपने अतीत को समझने के लिए उत्सुक थी। अतीत में जब वह और गु मानेक्सी एक साथ थे तो उनके बीच बिस्तर पर केवल शारीरिक संबंध थे। उन दोनों ने रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक अनुबंध पर भरोसा किया था जो आसानी से टूट जाता था। सोंग चेन कभी भी उसके अतीत को समझना नहीं चाहती थी। जब वह वास्तव में उसे बाद में समझना चाहता था तो वह पहले ही जा चुकी थी। गु मानेक्सी ने गर्म पानी का एक कप उठाया। शायद आखिरकार कोई अतीत के बारे में उसकी बातें सुनने को तैयार था। वह अपना दिल खोलकर उसे इन वर्षों के दर्द और बेबसी के बारे में बताने को तैयार थी। लगभग 5 या 6 साल की उम्र में गु मानेक्सी शॉपिंग मॉल में खो गई थी। उसे अब वह हिस्सा याद नहीं है जहां वह खो गई थी। उसे तेज बुखार हो गया और उसे अनाथालय ले जाया गया। बाद में उसका तेज बुखार कम हो गया और 5 या 6 साल की उम्र से पहले की उसकी यादें धुंधली हो गईं। वो लंबे समय तक अनाथालय में नहीं रही और उसे निःसंतान मिन क्यू जोड़े ने गोद ले लिया और उसका पालन पोषण किया। मेरे माता पिता मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे और मुझे अपनी बेटी की तरह मानते थे। गु मानेक्सी ने अपनी आंखें नीची कर ली। हालांकि बाद में कुछ हुआ। जब गु मानेक्सी प्राइमरी स्कूल में थी तब किसी चोर ने उनके घर में चोरी कर ली। यह अज्ञात था कि चोर कहां से आया था। उसने परिवार की बहुत सारी बचत चुरा ली और घर पर गहने का बक्सा भी चुरा लिया। मिन क्यूए की हीरे की अंगूठी, झुमके और गु मानेक्सी का हार सभी चोर द्वारा चुरा लिए गए थे। जब मेरे पिता काम से घर आए तो उनकी टक्कर चोर से हो गई। उन्होंने उसका पीछा किया लेकिन चोर बहुत तेजी से भागा। मेरे पिता सिर्फ एक कमजोर शिक्षक थे। वो चोर को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सके। वह इतने चिंतित थे कि वह गलती से खाई में गिर गए और उनके सिर पर चोट लग गई जिससे बहुत खून बह गया। उन्हें आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। माँ, यह कहते हुए कि उसने जीवन भर मेरी माँ की देखभाल करने का अपना वादा तोड़ दिया है। गु मानसी चाहती है कि उसके पिता चोर का पीछा न करें। अगर पैसा खत्म हो जाता तो वे इसे फिर से कमा सकते थे। लेकिन अगर उसकी जान चली गई तो उसकी माँ का क्या होगा? मेरे पिता के जाने के बाद मेरी माँ बहुत दुखी थी और बीमार रहने लगी थी। बाद में वह इतनी बीमार हो गई कि उन्हें केवल अस्पताल में भर्ती कराया जा सका। मैं उस समय 18 साल का भी नहीं था और मेरे परिवार के पास पैसे नहीं थे। मैंने सुना है कि एक स्टार होने के नाते बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए मैं पैसे की तलाश में राजधानी आया। गु मानेक्सी भाग्यशाली थी। राजधानी में उनकी मुलाकात युवा निर्देशक लू शाने से हुई। जब लू शाने ने उसे देखा तो वो चौंक गया। उन्होंने तुरंत उसे, जो अभी भी युवा और अनुभवहीन थी, फिल्म में मुख्य महिला भूमिका निभाने की अनुमति दे दी। गु मानेक्सी को अस्थायी रूप से एक उदार इनाम मिला, लेकिन उच्च उपचार शुल्क की तुलना में यह अभी भी बाल्टी में एक बूंद थी। बाद में उसने गलती से एक पे पी लिया जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया गया था और गलती से उसने प्रसिद्ध सोंग चेन के साथ बातचीत कर ली। जब सोंग चेन ने उसे प्रेमी का अनुबंध सौंपा तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने नाम पर हस्ताक्षर कर दिए। अतीत को याद करते हुए गु मानेक्सी ने अपनी आंखें नीची कर ली। उस समय आपने मुझे बड़ी रकम दी जो चिकित्सा व्यय को कवर करने के लिए पर्याप्त थी। बात सिर्फ इतनी है कि मेरी माँ, उसका अब जीने का इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि पापा अब दुनिया में नहीं है और उन्हें उनकी बहुत याद आती है। मिन क्यूए, जो गंभीर रूप से बीमार थे, अंततः एक शांतिपूर्ण वसंत की रात में निधन हो गया। संयोगवश जिस दिन उनकी मृत्यु हुई वही दिन उनके पति की मृत्यु का भी था। यह कहा जा सकता है कि यद्यपि वे एक ही वर्ष, एक ही महीने, एक ही दिन में पैदा नहीं हुए थे, वे दोनों एक ही महीने, एक ही दिन में मरना चाहते थे। जब उसके माता पिता का निधन हो गया तो गु मानेक्सी अकेली थी और उसने सारी आशा खो दी थी। उस समय सोंग चेन की मंगेतर चेन क्विंग्युन अचानक लौट आई। गु मानेक्सी ने सोंग चेन को पुरानी यादों के किसी भी निशान के बिना छोड़ दिया। वह नहीं देख पा रही थी कि उसका भविष्य कहाँ है। भविष्य असमंजस से भरा था। उसने ऐसी जगह ढूंढने के बारे में भी सोचा था जहां चुपचाप मरने के लिए कोई न हो। हालांकि उसे पता चला कि वह गर्भवती थी। उसमें नई आशा जगी जिससे उसका अंधकार में भविष्य जगमगा उठा। आखिरकार उसे अपने जीवन में एक नई दिशा मिल गई थी।
गु मानेक्सी ने धीरे धीरे अतीत की कहानी बताई। अनजाने में उसके चेहरे से आंसू पहले ही बह चुके थे। दिल का दर्द महसूस करने के अलावा सॉन्ग चेन को भी दर्द महसूस हुआ। उसने गु मानेक्सी का हाथ पकड़ रखा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे सांत्वना दे। भविष्य में मैं तुम्हारी और चुचू की रक्षा करूंगा, सॉन्ग चेन ने गंभीरता से कहा। गु मानेक्सी ने उसकी ओर आंसू भरी आंखों से देखा। मैं अब काफी अच्छा कर रहा हूं। सचमुच। चुचू स्वस्थ हो गया था। उसे अपना जैविक भाई मिल गया था और उसकी मदद के लिए उसके साथ कई रईस लोग भी थे। उनका करियर दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा था। यह वह शांतिपूर्ण दिन था जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। भले ही कुछ परेशानियां हो, जब तक वह जिसे चाहती थी वह अभी भी उसके साथ है, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल और उज्जवल रहेगा। उसके माता पिता के निधन के बाद वह अकेली चल रही थी और वह सच्ची देखभाल के लिए तरस रही थी। इसलिए बाद में उसकी जैविक मां तांग चुनशियू उसे खोजने आई। हालांकि गु मानेक्सी के दिल में बहुत सारे संदेह थे, फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के, लगभग मुक्ति से परे, अपनी जैविक मां के साथ जीवित नरक में चली गई, जिसे राजधानी के रूप में जाना जाता है। जो लोग स्थिति को नहीं जानते थे वे कहेंगे कि वह मूर्ख थी और बुरे लोगों को नहीं पहचान सकती थी। हालांकि केवल गु मानेक्सी ही जानती थी कि वह एक ऐसी व्यक्ति थी जिसकी हड्डियों में गहराई से प्यार की कमी थी। वह उस यात्री की तरह थी जो लंबे समय से रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था। जब तक उसे जरा सा भी पानी दिया गया, वह आशा की इस छोटी सी किरण का पीछा करने को तैयार थी। रात थोड़ी ठंडी थी। यह पहली बार था जब गु मानेक्सी और सोन चेन ने अपने दिल खोले थे। दोनों के बीच लंबे समय से चला आ रहा मनमुटाव धीरे धीरे दूर हो रहा था। सोन चेन को अचानक कुछ ख्याल आया। मांगसी, जिस शहर में आप रहते थे उसे अब एनले टाउन कहा जाता है ना? हाँ। गु मानेक्सी ने सिर हिलाया। सोन चेन को लगा कि नाम काफी परिचित लग रहा है। ऐसा लगता था कि चेन क्विंगयुन को चेन परिवार में वापस लाने से पहले वह जिस शहर में रहती थी उसे एनले शहर भी कहा जाता था। जब सोन चेन छोटा था तो वह पर्यावरण का निरीक्षण करने के लिए अपने दादा के साथ इस शहर में गया था। उस समय सोन परिवार ने पर्यटन उद्योग में प्रवेश ही किया था और वह एक पर्यटन शहर के रूप में विकसित होने के लिए सुंदर दृश्यों वाला एक छोटा शहर ढूंढना चाहता था। एनले टाउन वैकल्पिक शहरों में से एक था। सोन चेन अभी भी छोटा था और पहले से ही वयस्कों से व्यवसाय सीख रहा था। हालांकि बाद में आर्थिक कारणों से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। सोन चेन को हल्का सा एहसास हुआ कि सच्चाई उसकी पहुंच में है। जब तक वह अपना हाथ हिलाता, वह कोहरे को दूर करने में सक्षम होता। सोन चेन ने कहा, मांगसी, जब आप छोटे थे तो क्या आपने कभी किसी पर्यटक शहर के बारे में सुना था? खांसी खांसी, असमय खांसी की आवाज आई। सोन चेन ने ऊपर देखा और लू शान्हे की लंबी और पतली आकृति देखी। लू शाने ने जम्हाई लेते हुए कहा, मिस्टर सोंग, मैं मिस्टर झाओ यान को एक संदेश भेजने में मदद कर रहा हूं। वो चाहते हैं कि आप जल्दी से घर जाएं और यहां उनकी बहन के साथ छेड़खानी बंद करें। सोन चेन ने उसे बेहोश होकर देखा। आपने नहीं छोड़ा तो मैं क्यों जाऊं? लू शाने ने अपनी जीभ चिटकाए। बेशक, मैं जा रहा हूं। क्या आपको लगता है कि हर कोई आपकी तरह मोटी चमड़ी वाला है? मैंने अभी जियांग चेन को फोन किया है और वह मुझे 10 मिनट में दरवाजे पर ले जाएगा। सोन चेन, बेहतर होगा कि आप चले जाएं। यहां रहने का क्या मतलब है? अगर आप अभी भी जाने से इनकार करते हैं तो मुझे लगता है कि झाओ यान अपनी झाड़ू उठाएगा और आपको भगा देगा। सोन चेन ने ठंडी आवाज में कहा। आसमान पहले से ही अंधेरा था। अगर वह और रुका तो शायद उसे झाओ यान द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। सोन चेन के पास अनिच्छा से रात भर चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ दिनों बाद हेंगडियन फिल्म और टेलीविजन बेस पर विश्व स्तरीय फिल्म पुरस्कार क्लियर स्काई अवार्ड चीन में गिरा था। इस घटना ने उद्योग में सभी को चौंका दिया। यहां तक कि संघीय सरकार ने भी इस विश्व स्तरीय फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम को बहुत महत्व दिया। आज चीन फिल्म और टेलीविजन एसोसिएशन के संबंधित नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से हेंगडियन का दौरा करने के लिए क्लियर स्काई अवार्ड की आयोजन समिति के सदस्यों का नेतृत्व किया। मैडम मिंग, यह हमारे देश में सबसे बड़ा फोटोग्राफी बेस है। यह मुख्य रूप से चीन गणराज्य की शैली पर आधारित है और इसमें कई प्राचीन इमारतें शामिल हैं। कर्मचारियों ने गर्मजोशी से परिचय दिया। आंतरिक हिस्से में 14 बड़े पैमाने के फोटोग्राफी क्षेत्र हैं, जो 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक के कुल क्षेत्रफल को कवर करते हैं। मिंग डोंगमेई ने आज एक फैशनेबल मिंग कोट पहना हुआ था। उसमें एक कुलीन महिला की आभा थी। उसकी हर हरकत सुरुचिपूर्ण और सौम्य थी और वह स्टाइलिश और सुंदर थी।
मिंग डोंगमेई ने पूछा, मैंने सुना है कि आपके देश की शीर्ष महिला स्टार गु मानक्सी को हाल ही में फिल्मांकन के लिए हेंगडियन में तैनात किया गया है। मुझे उनसे मिलने ले चलो। वह अपनी गोद ली हुई बेटी चेन क्विंग्यून से बहुत प्यार करती थी। यही एकमात्र चीज थी जो उसकी मृत बहन दुनिया में छोड़ गई थी। मिंग डोंगमेई पर चेन क्विंग्यून की रक्षा करने का दायित्व था। यह एक बुजुर्ग की जिम्मेदारी थी। उसने गुप्त रूप से इसके बारे में पूछताछ की थी। गु मैंसी नामक उस लोमड़ी के कारण ही चेन क्विंग्यून को शादी से बाहर होना पड़ा और वो पूरी राजधानी में हंसी का पात्र बन गई। आज वह विशेष रूप से गु मैनेक्सी को खोजने और इस बेशर्म महिला को एक कठिन सबक देने के लिए हेंगडियन आई थी। जरूर, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मैं पहले वहां के निर्देशक से पूछूंगा, कर्मचारियों ने विनम्रता से उत्तर दिया। यह सॉन्ग एंटरटेनमेंट की फिल्म और टेलीविजन परियोजना है। यह हमेशा बहुत निजी रहा है। इसे देखने के लिए आपको निर्देशक की अनुमति की आवश्यकता है। मिंग डोंगमेई थोड़ा घबरा गई, उसकी आंखों में नाराजगी का एक संकेत झलक गया। कर्मचारी तुरंत लौट आए और तुरंत जवाब दिया। लोगों का समूह प्रभावशाली तरीके से द विंड ब्लोज के फिल्मांकन सेट पर गया। फिल्मांकन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। सभी कर्मचारी इधर उधर बिखरे हुए थे और वे केक खाने में व्यस्त थे। यह आज सुबह राष्ट्रपति सोन चेन द्वारा भेजा गया था। क्रू में हर कोई जानता था कि राष्ट्रपति सोन चेन एक उदार बॉस थे। वह समय समय पर सभी को पुरस्कृत करने के लिए चीजें भेजता था। चालक दल के लिए मटन सूप, केक, फल और दूध की चाय लगातार भेजी जाती थी। हर दिन 3 भोजन समान रूप से समृद्ध और विविध थे। कई स्टाफ सदस्य गुप्त रूप से अपने पेट को छूते थे। राष्ट्रपति सोन के भोजन के तहत उन्हें काफी लाभ हुआ प्रतीत होता था। निर्देशक ली ये ने खुद को अच्छी तरह से साफ किया और क्लियर स्काई अवार्ड के आधिकारिक कर्मचारियों का स्वागत करने के लिए दौड़े। हेलो, नमस्ते, हेंगडियन में आपका स्वागत है। ली ये तेजी से श्रीमती मिंग के पास गए और मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। हम वर्तमान में द विंड ब्लोज का फिल्मांकन कर रहे हैं। आपका स्वागत है। ली ये ने अभी भी आकर्षक श्रीमती मिंग से हाथ मिलाना चाहते हुए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि मिंग डोंगमेई का उनसे हाथ मिलाने का कोई इरादा नहीं था। मिंग डोंगमेई ने हल्के काले रंग के बुने हुए लेस वाले दस्ताने पहने थे और केवल ली ये को उदासीनता से देखा। मैं गु मानेक्सी से बात करना चाहता हूँ। मुझे उसके पास ले चलो। मिंग डोंगमेई लंबे समय से एक उच्च पद पर थी। वह हजारों लोगों के ऊपर एक बड़े निगम की बॉस थी। जब वह बोलती थी तो उसकी आभा आक्रामक और उग्र होती थी। ली ये ने अजीब तरह से अपना हाथ खींच लिया। मैंसी ने आज के दृश्यों का फिल्मांकन पूरा कर लिया है और ब्रेक रूम में एक नया विज्ञापन देख रही है। मिंग डोंगमेई ने कहा, मुझे उसके विश्राम कक्ष में ले चलो। ओम। ली ये थोड़ा झिझक रहे थे। आखिरकार ब्रेक रूम अभिनेताओं का निजी स्थान था। वे यूं ही कैसे आ सकते थे। मिंग डोंगमेई के पीछे का दल थोड़ा खांसा और ली ये की ओर देखा। ली ये ने पहचान लिया कि यह चीन फिल्म और टेलीविजन एसोसिएशन का नेता था। ली ये ने नेता के शब्दों की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल सिर हिला सकता था। तब मैं तुम्हें ले आऊंगा। मिंग डोंगमेई ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी जगह पर रुक गई। उसने अपने पीछे मौजूद अन्य लोगों से कहा, एक पल के लिए यहाँ रुकें। मुझे गु मानेक्सी के साथ चर्चा करने के लिए कुछ निजी मामले हैं। यह एक महत्वपूर्ण अतिथि था। दूसरे लोग शिकायत करने का साहस कैसे करेंगे। वे मौके पर ही इंतजार कर सकते थे। ली ये ने प्रोडक्शन टीम के सीन मैनेजर को दल के लिए ताज़ा और स्वादिष्ट केक लाने के लिए बुलाया, जबकि वह मिंग डोंगमेई को अभिनेता के लाउंज में लाए। रास्ते में मिंग डोंगमेई ने अपनी उच्च और शक्तिशाली सुंदरता बनाए रखी। उसके कदम स्थिर और दबंग थे। ली ये ने अपना सिर रगड़ा और गुप्त रूप से गु मानेक्सी को एक संदेश भेजा। हालांकि गु मानेक्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अभी भी अपने एजेंट के साथ विज्ञापन पर चर्चा करनी चाहिए। उसका फोन साइलेंट पर सेट था। मेरे पीछे मत आओ, मैं बस उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं उसके साथ कुछ नहीं करूंगा। मंच के पीछे मिंग डोंगमेई अपनी जगह पर रुक गई। उनका लहजा दृढ़ था। ली ये इस अमीर अमेरिकी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए वह केवल अजीब तरह से सिर हिला सकते थे। मिंग डोंगमेई ने अकेले ही प्रोडक्शन टीम के मंच के पीछे प्रवेश किया। उसकी काली ऊंची एड़ी के जूते फर्श पर गिर रहे थे, जिससे क्लिक की आवाज आ रही थी। मिंग डोंगमेई अभिनेता के लाउंज में आई और दरवाजा खटखटाया। जल्द ही कमरे के अंदर से कदमों की आवाज आई। जिस व्यक्ति ने दरवाजा खोला वह काला चश्मा पहने एक मोटी महिला थी। वह आश्चर्यचकित दिखी। आप कौन है? मिंग डोंगमेई। वॉट डोंगमेई?
काला चश्मा पहने वह मोटी महिला नई मैनेजर थी। सोन चेन ने गु मानेक्सी के लिए व्यवस्था की थी। सभी उसे मिस मा कहते थे। मिंग डोंगमेई, क्लियर स्काई अवार्ड्स की आयोजन समिति के सदस्य। मिंग डोंगमेई का स्वर बहुत अधीर था। सिस्टर मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। उनकी जेब में रखा फोन बीप कर रहा था। यह ली ये का फोन था। ली ये गु मानेक्सी को लेकर बहुत चिंतित थी, इसलिए उन्होंने अपने मैनेजर से अधिक ध्यान देने के लिए कहा। मिंग डोंगमेई लाउंज में चली गई। गु मानेक्सी एंडोर्समेंट शूट के लिए स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। जब उसने हलचल सुनी तो उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। मिंग डोंगमेई ने एक खूबसूरत चेहरा देखा जो चेन क्विंगयुन से काफी मिलता जुलता था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसने हल्के रंग का डाउन जैकेट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ा मेकअप था। इससे गु मानेक्सी और भी खूबसूरत दिखने लगी। मिस मानेक्सी, वह उनमें से एक है। उसके प्रबंधक ने मिंग डोंगमेई की पृष्ठभूमि के बारे में गु मानेक्सी को फुसफुसाया। गु मानेक्सी ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। गु मानेक्सी ने कहा, मिस मा, पहले उनके साथ बाहर जाओ। मैं इस महिला से बात करूंगा। सिस्टर मा ने धीमी आवाज में याद दिलाया, अगर वो कोई हरकत करने की हिम्मत करती है, मैंक्सी, तो अच्छा मत बनो। बस उसकी पीठ पर मुक्का मारो। मैं समझ गया। आप लोग पहले बाहर जा सकते हैं। गु मानेक्सी ने याद दिलाया, चूचू और मेरा भाई पहले से ही यात्रा पर जा रहे हैं। कृपया उन्हें लेने में मेरी मदद करें। प्रबंधक और सहायक लाउंज से बाहर चले गए। कम विशाल लाउंज में केवल गु मानेक्सी और मिंग डोंगमेई बचे थे। गु मैंसी ने शालीनता से कहा, श्रीमती मिंग, कृपया बैठ जाइए। मिंग डोंगमेई ने सीट नहीं ली। वो स्थिर खड़ी रही और गु मानेक्सी को ऊपर से नीचे तक देखा। मिंग डोंगमेई को पहली नजर में ही पता चल गया था कि गु मानेक्सी कोई साधारण महिला नहीं है। उसकी हर हरकत, हर भौं और हर मुस्कुराहट में एक अवर्णनीय सौम्य आकर्षण झलक रहा था। वह तालाब में खिलते हुए एक खूबसूरत कमल की तरह थी। उसका स्वभाव उत्कृष्ट था और वो सुरुचिपूर्ण और आकर्षक थी। पुरुषों में से कौन ऐसी सुंदर और सौम्य स्त्री से प्रेम नहीं करता होगा। आपको मेरा नाम सुनना चाहिए था और क्विंगयुन के साथ मेरे रिश्ते के बारे में जानना चाहिए था। मिंग डोंगमेई सीधे मुद्दे पर पहुंचे और आलोचना की। आपने उस बच्चे को मौत से भी बदतर भाग्य का सामना करना पड़ा। क्या आपके पास अपराध की थोड़ी सी भी भावना नहीं है? क्वोट। गु मानेक्सी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। गु मानेक्सी ने कहा, श्रीमती मिंग, वह इसकी हकदार थी। हास्यास्पद। तुमने उसकी मंगेतर को चुरा लिया और तुम्हारे पास अभी भी यह कहने का चेहरा है कि वह इसकी हकदार थी। मिंग डोंगमेई की आंखें व्यंग्य से चमक उठी। यह युवती सौम्य और उदार दिखती थी, लेकिन वास्तव में उसकी हड्डियां बहुत शातिर थीं। उसने किसी और की चीजें छीन ली, फिर भी वह बहुत आश्वस्त दिख रही थी और उसे कोई पछतावा नहीं था। वह सचमुच बेशर्म थी। वह उतनी मासूम नहीं है जितना आप सोचते हैं। गु मानेक्सी बहुत असहाय थी। यह मैडम मिंग स्पष्ट रूप से चेन क्विंगयुन पर बहुत भरोसा करती थी और बाहरी लोगों को उसके बारे में कुछ भी बुरा कहने की अनुमति नहीं दे सकती थी। बस, मुझे लगा कि आप में अभी भी शर्म की भावना है। मिंग डोंगमेई ने अपना सिर हिलाया और तिरस्कार पूर्वक कहा, तुम जैसी युवा लड़की के लिए, पुरुषों को लुभाने के लिए अपनी सुंदरता का उपयोग करने के अलावा, क्या तुम्हारे पास कोई अन्य क्षमता है? गु मानेक्सी ने अपना निचला होंठ काटा। वह गुस्से में थी। मिस गु, चिंता मत करो। मैं तुम्हें उचित भुगतान करने के लिए अपने तरीके का उपयोग करूंगा। मिंग डोंगमेई ने उपहास के साथ कहा, मैंने तुम्हारा अभिनय द रिटर्न ऑफ स्प्रिंग ब्रीज में देखा है। यह एक अच्छी स्क्रिप्ट है और आपका अभिनय कौशल भी बहुत उत्कृष्ट है। लेकिन एक अभिनेता के रूप में आपका करियर भी यहीं रुक जाता है। जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम कभी भी किसी विदेशी फिल्म महोत्सव पुरस्कार नहीं जीत पाओगे। तुमने किंगयुन का प्यार ले लिया और मैं तुम्हारा करियर छीन लूंगा। मैं तुम्हें बता दूंगा कि हमेशा तुमसे बेहतर कोई न कोई होता है। मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा, मिस गु। इससे मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। मिंग डोंगमेई के शब्द सबसे तेज चाकू की तरह थे, जो निर्दयतापूर्वक गु मानेक्सी की आलोचना कर रहे थे। गु मानेक्सी का चेहरा लाल था, जाहिर तौर पर अत्यधिक गुस्से की कगार पर था। उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थी। कृपया जाए, तुम ऐसे ही नाराज हो। मिंग डोंगमेई ने खूबसूरत महिला की ओर देखा। क्या आपके माता पिता ने आपको सम्मान और शर्म को जानना नहीं सिखाया और किसी और की रखेल नहीं बनना सिखाया? गु मानेक्सी ने अपने गुस्से पर काबू पाने की बहुत कोशिश की। उसने एक गहरी सांस ली। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। मेरे माता पिता बहुत समय पहले गुजर गए और उन्होंने मुझे एक व्यक्ति होने के सिद्धांत सिखाए। एक व्यक्ति को दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और इसी तरह मैं झूठ बोले बिना शांति से सो सकता हूं। मेरा विवेक साफ है।
चूंकि आप बड़े हैं, इसलिए मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। कृपया चले जाएं। मिंग डोंगमेई मजाकिया ढंग से मुस्कुराए। तुम्हारे माता पिता पहले ही गुजर चुके हैं, तो तुम अनाथ हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे पास कोई परवरिश नहीं है। गु मानेक्सी की अंतिम रेखा उसके दत्तक माता पिता और चुचू थे। उसने अपने दांत पीस लिए और मिंग डोंगमेई की ओर देखा। मैं समझता हूं कि आपको चेन क्विंग्यून ने धोखा दिया था, यही कारण है कि आप आज मेरा अपमान करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन मेरे माता पिता को इसमें शामिल न करें। वे दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। यदि आपके माता पिता अभी भी दुनिया में जीवित होते और आपको किसी और की मंगेतर को चुराते हुए देखते, तो वे कितने निराश होते। मिंग डोंगमेई ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, अगर उन्होंने तुम्हारे जैसी लड़की को पाला, तो वे योग्य माता पिता नहीं बन पाएंगे। समस्याग्रस्त माता पिता अच्छे बच्चों का पालन पोषण कैसे कर सकते हैं? उसने अपने दत्तक माता पिता का अपमान करने की हिम्मत कैसे की, जिनका निधन हो चुका था? गु मानेक्सी को पहले कभी नहीं पता था कि वास्तव में कोई है जो हर शब्द को एक तेज चाकू के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। एक के बाद एक चाकू, वे आपके कमजोर स्थान पर वार करेंगे और उन लोगों पर वार करेंगे जिनसे आप इतना प्यार करते थे, सिर्फ यह देखने के लिए कि आप कैसे आत्मसमर्पण करेंगे। किसी के दिल को मारने से बेहतर कोई तरीका नहीं था किसी को मारने का। यही वह क्षण था जब गु मानेक्सी को पता था कि वह अपने सामने इस उच्च और शक्तिशाली अमेरिकी अमीर महिला को कभी माफ नहीं करेगी। मिंग डोंगमेई एक व्यवसायी थे जिन्होंने व्यवसाय जगत में उतार चढ़ाव का अनुभव किया था। व्यवसाय की दुनिया में वह जानती थी कि अपने दुश्मनों की कमजोरियों का पता कैसे लगाया जाए और वह अपने शब्दों से उन पर हमला करने से नहीं हिचकिचाएगी। उसी समय उसने गु मानेक्सी की कमजोरी, उसके मृत माता पिता को देखा। गु मानेक्सी की अश्रुपूर्ण आंखों को देखते हुए मिंग डोंगमेई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और अपना सिर पीछे किए बिना तंग और संकीर्ण लाउंज से बाहर चली गई। मिंग डोंगमेई के चेहरे पर अभी भी वही उदासीन भाव था। उसका पीछे का दृश्य उत्तम और बेदाग था। मिंग डोंगमेई ने दल छोड़ दिया और कर्मचारियों के साथ हेंगडियन का दौरा जारी रखा। वह अच्छे मूड में थी। मुख्य फोटोग्राफी क्षेत्रों का दौरा करने के बाद मिंग डोंगमेई ने पारंपरिक चीनी व्यंजन, तली हुई ग्लूटेन बॉलर्स के साथ एक स्ट्रीट फूड स्टॉल देखा। मिंग डोंगमेई को इस तरह के स्ट्रीट फूड के बारे में पता था। उसकी बहन खेलने के लिए घर से बाहर निकल जाती थी और हमेशा तली हुई ग्लूटेन बॉलर्स की एक स्ट्रिंग वापस लाती थी। चिपे चिपे चावल के आटे को एक गेंद में लपेटा गया और चाशनी के साथ गर्म तेल में एक खोखली गेंद में तला गया। फिर वे उस पर कुछ तिल छिड़केंगे। स्वाद मीठा और सुगंधित था। श्रीमती मिंग, हेंगडियन की फूड स्ट्रीट हमारे सामने है। क्या आप हमारा प्रामाणिक चीनी भोजन आजमाना चाहते हैं? परिचारक ने मिंग डोंगमेई की अभिव्यक्ति देखी और उसे आमंत्रित करने की पहल की। मिंग डोंगमेई ने अपना हाथ लहराया। यहाँ मेरे लिए रुको, मैं अपने लिए कुछ खरीदना चाहता हूँ। आह, ठीक है। सड़क पर हलचल थी। मिंग डोंगमेई तली हुई ग्लूटिनस बॉलर्स बेचने वाली छोटी सी दुकान पर गया। इससे पहले कि वह करीब पहुंचती, अचानक एक छोटी सी मुलायम आकृति उससे टकराई। आउच! गु चू ने अपना माथा पकड़ लिया। मिंग डोंगमेई रुक गई और उसने छोटी लड़की की ओर देखा। तुम बिना देखे इधर उधर क्यों भाग रहे हो? कुछ समय पहले सोंग चेन मिंग डोंगमेई से मिलने के लिए चुचू को अपने साथ लाया था। हालांकि गु चू ने कम प्रोफाइल रखी और खुद को मिंग डोंगमेई के सामने नहीं दिखाया, इसलिए मिंग डोंगमेई को नहीं पता था कि उसके सामने वाली छोटी लड़की गु मानेक्सी और सोंग चेन की संतान थी। गु चू ने उसका माथा पकड़ लिया और गलत लहजे में कहा, तुम देख क्यों नहीं रहे कि तुम कहां जा रहे हो? अन्य लोग हमेशा देखते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। दादी, जब आप चलती हैं तो हमेशा अपनी ठुड्डी ऊपर रखती हैं। मिंग डोंगमेई मुस्कुराए। यह किसका बच्चा था? वह वास्तव में तर्क के साथ बहस करना जानती थी। यह स्पष्ट था कि वह अभी अभी आई थी, लेकिन यह बच्चा लापरवाही से उससे टकरा गया था और अब वह उसकी पीठ पर काट रही थी। मैं बूढ़ा नहीं दिखता। आपने मुझे दादी क्यों कहा? मिंग डोंगमेई ने पूछा। गु चू ने गंभीरता से कहा, क्योंकि मैंने देखा कि आपके बहुत सारे सफेद बाल हैं। यदि आपके बाल सफेद हैं, तो आपकी उम्र दादी जितनी होनी चाहिए। किसी कारण से मिंग डोंगमेई को तब बहुत दुख हुआ जब उसने बच्चे को उसे दादी कहते हुए सुना। मिंग डोंगमेई लगभग 50 वर्ष की थी, लेकिन उसके कभी कोई बच्चा नहीं हुआ था। अगर उसकी शादी पहले हो गई होती, तो उसका पोता उसके सामने वाली छोटी लड़की जितना ही बूढ़ा और प्यारा होता। यह सोचकर मिंग डोंगमेई की अभिव्यक्ति नर्म हो गई और उसने गु चू को अधिक स्नेह से देखा। मैं लगभग 50 वर्ष की हूँ, इसलिए मुझे दादी बनना चाहिए। मिंग डोंगमेई मुस्कुराए। गु चू ने अपना छोटा सिर झुकाया और इस खूबसूरत मध्यम आयु वर्ग की महिला का आकार देखा।
मिंग कॉर्पोरेशन की श्रीमती मिंग इस वर्ष पहले से ही 49 वर्ष की थी। उसके सफेद बाल जानबूझकर काले नहीं रंगे गए थे, जिससे उम्र के निशान पीछे छूट गए। हालांकि उसने इसे बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा और उसकी त्वचा 30 के दशक की महिला की तरह दिखती थी। उसका फिगर, रूप रंग और स्वभाव सभी एक मजबूत महिला का आचरण दर्शाते थे। दादी, क्या आप भी तली हुई ग्लूटिनस बॉल्स खाना चाहती हैं? गू चू ने उत्सुक होने का नाटक करते हुए पूछा। वास्तव में, गू चू ने मिंग डोंगमेई के कार्यक्रम का पता लगाने के लिए अपने चाचा से उसे आज यहां लाने का आग्रह किया। यह मजबूत महिला, जो तेज और निर्णायक थी, हेंगडियन से मिलने आती थी। गू चू ने अनुमान लगाया कि यह महिला निश्चित रूप से गू मानक्सी को धमकी देने आएगी। चिंता के कारण, गू चू बिना रुके इस महिला से मिलना चाहता था। हाँ, मैं कुछ तली हुई ग्लूटेन बॉल्स खाना चाहता हूँ। मिंग डोंगमेई प्यार से मुस्कुराए। क्या आप एक चाहेंगे? गू चू, हाँ, धन्यवाद, दादी। मिंग डोंगमेई ने तली हुई ग्लूटेन बॉल्स की 2 सर्विंग खरीदी और एक गू चू को सौंप दी। दोनों फूड स्ट्रीट के पास एक बेंच पर बैठे और व्यंजनों का स्वाद लिया। गू चू बेंच पर बैठ गई और अपने पैर हिलाए। उसकी बड़ी काली आंखें बहुत देर तक मिंग डोंगमेई को देखती रहीं। मिंग डोंगमेई ने अपना सिर घुमाया और पूछा, तुम मुझे क्यों घूरते रहते हो? मिंग डोंगमेई ने अनुमान लगाया कि यह निर्देशक या क्रू सदस्य का बच्चा था। गू चू ने कहा, आप चुचू की दादी की तरह दिखती हैं, खासकर आपकी आंखें। मिंग डोंगमेई मुस्कुराए। आपकी दादी कहाँ है? मिंग डोंगमेई ने पूछा। जब वह इस बच्चे से मिली और उसकी प्यारी, मासूम और शुद्ध मुस्कान देखी, तो मिंग डोंगमेई का दिल किसी कारण से शांत हो गया। उसे इस छोटी लड़की के साथ रहना पसंद था। गू चू ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और संकोचपूर्वक कहा, दादी का बीमारी के कारण निधन हो गया। चूचू ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। मिंग डोंगमेई ने अपनी भौहें उठाई और गू चू को चावल का गोला दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुमने अपनी दादी को पहले नहीं देखा है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं उनके जैसी ही हूं? क्या तुम झूठ बोल रहे हो? क्या तुम मुझे अपने लिए चावल के गोले खरीदने के लिए बरगला रहे हो? जैसे ही मिंग डोंगमेई ने बोलना समाप्त किया, उसने प्यारी छोटी लड़की को गुस्से से चिल्लाते हुए देखा, जैसे कि उसके शब्दों पर सवाल उठाया जा रहा हो और वह एक बच्चे की तरह नखरे कर रही हो। छोटी लड़की ने गुस्से से चावल का गोला नीचे रख दिया और अपना छोटा बैग खोला। उसने अपने बच्चे का फोन निकाला और गुस्से से कहा, चूचू ने झूठ नहीं बोला। मैंने दादी की तस्वीर देखी है। दादी और आप एक जैसे दिखते हैं। जैसे ही उसने यह कहा, उसने अपने फोन से फोटो निकाल ली। उसने फोटो मिंग डोंगमेई को सौंप दी। मिंग डोंगमेई का इरादा बच्चे को चिढ़ाने का था। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया और फोटो को देखा। मैं देखना चाहूंगी कि तुम्हारी दादी और मैं कितने एक जैसे दिखते हैं। क्लैंक। मिंग डोंगमेई के हाथ में चावल के गोले जमीन पर गिर गए। उसकी अभिव्यक्ति आराम से गंभीर में बदल गई। उसकी उंगलियां कांप रही थी और उसका गला किसी ने दबा दिया था। वह लंबे समय तक बोलने में असमर्थ थी। ये है। फोटो में दिख रहा व्यक्ति छड़ी की तरह पतला था। उसका चेहरा पीला था और उसके बाल विरल थे। उसकी आंखें और भौहें असहनीय थकान और दर्द से भरी हुई थी। अपने फोन के कैमरे के लेंस का सामना करते हुए, वह अभी भी एक दृढ़ और दयालु मुस्कान रखती थी। समय ने कभी सुंदरता को हराया नहीं था। भले ही वह इतनी पतली थी, फिर भी यह देखा जा सकता था कि जब वह छोटी थी तो वह अद्वितीय सुंदरता वाली एक सुंदर लड़की थी। यह है कियूयू। हाँ, हाँ, यह वही होना चाहिए। गू चू चौंक गया और हकलाने लगा, मैंने मामा से सुना कि मेरी दादी का नाम मिन कियूयू है और मेरे दादा का नाम गू समथिंग शू है। मैं भूल गया। दादी, मुझे जाने दो। तुम मुझे चोट पहुंचा रही हो। मिंग डोंगमेई अचंभे में था और बुदबुदाया, मिन कियूए, हाँ, यह कियूए है। गू हेंगशु वह बदबूदार आदमी है जिसने मेरी बहन का अपहरण कर लिया है। मिंग डोंगमेई बेहद उत्साहित थी और लगभग नियंत्रण खो बैठी थी। उसने गूचू का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और गंभीरता से पूछा, बच्चे, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे फोन में उसकी तस्वीर क्यों है? यह तुम्हें किसने दिया? गूचू ने भौहें चढ़ा दी। मेरी माँ ने मुझे यह दिया था। मेरी माँ दादी की बेटी है, लेकिन वह उनकी जैविक बेटी नहीं लगती। मैंने अपनी माँ से सुना है कि दादी जब छोटी थी तब बीमार थी और अब बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। मिंग डोंगमेई ने उदासीनता से सिर हिलाया। हाँ, कियूयू वास्तव में बांझ था। उस समय कियूयू ने हर किसी की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया था और गू उपनाम वाले गरीब लड़के के साथ रहना चाहती थी। उसके पिता ने उसे घर पर ही रोक दिया था। उस लड़के से मिलने के लिए कियूयू चुपचाप खिड़की से नीचे कूद गई और भागने का मौका ढूंढने की कोशिश में ठंडे स्विमिंग पूल में छिप गई। शरद ऋतु की रात ठंडी थी।
वो मूर्ख लड़की 3 घंटे तक ठंडे स्विमिंग पूल में जमी रही और तेज बुखार के साथ मर गई। ठंडी हवा उसकी हड्डियों में समा गई और वह अब बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। मिंग डोंगमेई को हल्का महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बच्चे, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गु मानेक्सी की चिंतित आवाज बहुत दूर से आई। चू चू। गु चू ने अपना सिर घुमाया और एक प्रसन्न मुस्कान प्रकट की। माँ। गु मानेक्सी तेजी से भागी। मिंग डोंगमेई का शरीर अचानक अकड़ गया। उसने गु मानेक्सी की ओर देखा जो अविश्वास में तेजी से आ रही थी। उसे अभी भी स्थिति समझ नहीं आई थी। यह बच्ची गु मानेक्सी की बेटी थी। गु मानेक्सी और क्यूए के बीच क्या संबंध था? क्या किंग्युन क्यूए की गोद ली हुई बेटी नहीं थी? किंग्युन के पास स्पष्ट रूप से वह हार था, लेकिन गु मानेक्सी के पास अस्पताल के बिस्तर पर क्यूयू की तस्वीर क्यों थी? गु मानेक्सी ने गु चू का हाथ पकड़ लिया और उसके पीछे बच्चे को ढाल दिया। गु मानसी आमतौर पर सहज स्वभाव की थी और कभी भी आसानी से गुस्सा नहीं होती थी, लेकिन आज वह असामान्य रूप से उत्तेजित थी। उसने मिंग डोंगमेई से गुस्से में कहा, श्रीमती मिंग, क्या आप मेरे बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं? बच्चों पर इन गंदी चालों का प्रयोग न करें। वह निर्दोष है। गु मैंसी ने दूर से देखा कि मिंग डोंगमेई ने गु चू की बाह को अपने हाथ से बुरी तरह पकड़ लिया था और यहां तक कि गु चू का फोन भी छीन लिया था। उस पल उसके दिल से एक भयानक गुस्सा फूट पड़ा। वह वास्तव में खुलेआम बच्चे पर कोई कदम उठाना चाहती थी। आप। मिंग डोंगमेई ने भौहें चढ़ा ली और गु मानेक्सी से सवाल किया, मिंग क्यूयू के साथ आपका क्या रिश्ता है? मुझे बताओ, मुझे अभी बताओ। गु मानेक्सी को ऐसा लग रहा था जैसे इस महिला मिंग डोंगमेई को पहले ही अपने रिश्ते के बारे में पता चल गया था। गु मानेक्सी ने अपने बच्चे की रक्षा की, उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और दूर की थी। क्या तुम बहुत सक्षम नहीं हो? जाओ और खुद पता लगाओ। यदि तुम मेरे बच्चे पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मिंग डोंगमेई लड़खड़ा गया और स्थिर रूप से खड़ा नहीं रह सका। उसके जीवन में सबसे कीमती चीज उसकी इकलौती बहन मिंग क्यूए थी। इस समय उसके दिमाग में सभी प्रकार के संदेश भर गए। मिंग डोंगमेई ने नियंत्रण खो दिया और असंगत रूप से कहा, मुझे बताओ, फोन पर फोटो। यह स्पष्ट रूप से उसका है। मिंग क्यूए, गु हैंशु, आप उनमें से कौन है? गु मानेक्सी ने भौहें चढ़ा दी। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसके सामने यह उन्मादी महिला थोड़ी पागल लग रही थी। गु मानेक्सी रुकना नहीं चाहता था। उसने गु चू को खींच लिया और जाने के लिए घूम गई। मिंग डोंगमेई तेजी से आगे बढ़ी और गु मानेक्सी की बाह पकड़ ली। मत जाओ, मुझे बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं। एक लंबी आकृति ने उन्हें घेर लिया। झाओ यान आ गए थे। झाओ यान ने मिंग डोंगमेई का हाथ खींच लिया। उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। मैडम, हम सार्वजनिक रूप से हैं। यदि आप हंगामा करना जारी रखेंगी, तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। झाओ यान लंबा और मजबूत था। मिंग डोंगमेई की पतली भुजा खींचने से चोट लगी थी और उसके पास 2 कदम पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झाओ यान ने उसे अप्रसन्नता से देखा, फिर जल्दी से गु मानेक्सी और गु चू के साथ चला गया। मिंग डोंगमेई मौके पर स्तब्ध खड़ी थी, खुद से बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखें अनजाने में लाल हो गई थी और वह अपनी उत्तेजना के कारण कांपना बंद नहीं कर सकी। मुझे जांच करनी है। मुझे सच्चाई का पता लगाना है। प्रोडक्शन टीम में। माँ, उस दादी ने मुझे चोट नहीं पहुंचाई। गु चू गर्म दूध वाली चाय लेकर गु मानेक्सी की बाहों में बैठ गया और 2 घूंट पी लिया। उसने मुझे तली हुई ग्लूटेनस बॉल्स खाने के लिए भी आमंत्रित किया। वे वास्तव में मीठे थे। गु मानेक्सी ने बच्चे को अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसके बालों को सहलाया। चूचू, माँ ने तुम्हें क्या सिखाया? गु चू ने अनिच्छा से उत्तर दिया, अजनबियों से बात मत करो और अजनबियों द्वारा दी गई कोई भी चीज मत खाओ। हालांकि अगर गु चू कथानक बदलना चाहती थी, तो उसे मिंग डोंगमेई के करीब जाना होगा। गु चू का मानना था कि मिंग डोंगमेई एक शक्तिशाली और बुद्धिमान महिला थी। एक बार संदेह के बीज बोए जाने के बाद वह बहुत जल्दी सच्चाई का पता लगाने में सक्षम होगी। वह तस्वीर उत्प्रेरक थी। चेन किंग्युन के धोखे को तोड़ने के लिए यह एक तेज चाकू था। इसने उस धोखे को उजागर कर दिया जो झूठ से भरा था और चेन किंग्युन के सावधानी से छिपाए गए असली चेहरे को उजागर कर दिया। माँ, मुझे लगता है कि दादी बुरी इंसान नहीं है। गु चू ने विनम्रता से अभिनय किया। गु मानसी ने गुस्सा होने का नाटक किया और गु चू के गोल मटोल छोटे चेहरे पर चुटकी काटते हुए कहा, वह एक बुरी इंसान नहीं हो सकती है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक अच्छी इंसान नहीं है। गु चू समझ गई। उसने मन ही मन सोचा, माँ, तुम्हारी किस्मत अच्छी चल रही है। झाओ यान ने गु मानेक्सी के स्पष्टीकरण को सुना और अपना सिर थोड़ा हिलाया।
उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि चेन क्विंगयुन उसके हाथों में एक बड़े निगम के मालिक की भूमिका निभाने में इतनी सक्षम होगी। गू चू ने अपने चाचा और मामा को चेन क्विंगयुन के बारे में चर्चा करते हुए सुना और उसकी बड़ी काली आंखें चारों ओर घूम गईं। अंकल, क्या मिस चेन क्विंगयुन अब बहुत अमीर है? गू चू ने पूछा। झाओ यान लाउंज में दूसरी कुर्सी पर बैठ गया और कहा, उसे बहुत अमीर माना जा सकता है। गू चू के छोटे चेहरे पर एक हैरान भाव प्रकट हुआ। श ने अपनी छोटी छोटी भौहें सिकोड़ ली जैसे कि वह किसी बात को लेकर झगड़ रही हो। उनका छोटा सा रूप बेहद प्यारा लग रहा था। गू मानेक्सी ने अपनी बेटी की हैरान निगाहों को देखा और मुस्कुराए। चूचू, वह बहुत अमीर है। हालांकि वह जिस तरह से पैसा कमाती है वह लोगों के दिलों को धोखा देकर है। चुच्चू, उससे मत सीखो। यह अच्छा नहीं है। गू चू ने सिर हिलाया। चूंकि चेन क्विंगयुन इतनी अमीर है, उसने पुराना हार क्यों पहना है? यह बहुत अजीब है। गू मानेक्सी हैरान थी। कौन सा पुराना हार? गू चू ने चुपके से अपने मुंह के कोनों को मोड़ लिया। माँ, आपने सही सवाल पूछा। गू चू ने बच्चों का फोन निकाला, अपना सिर नीचे किया और अपने छोटे हाथों से वेब ब्राउज किया। जल्द ही उसे एक पारिवारिक तस्वीर मिली। यह एक तस्वीर थी जिसे गू चू ने विदेश से पाया था। मिंग परिवार की श्रीमती मिंग ने खुलासा किया था कि उनकी एक पालक बेटी थी और उन्होंने मिंग परिवार के पेड़ में चेन क्विंगयुन को शामिल किया था। इस खबर से अमेरिकी हलके में काफी हलचल मच गई। मिंग डोंगमेई ने विशेष रूप से एक नई पारिवारिक तस्वीर ली थी। बड़े परिवारों के दर्जनों सदस्य थे और मिंग डोंगमेई और चेन किंगयुन बीच में खड़े थे। चेन किंगयुन पहले फोटो के लिए रूबी हार नहीं पहनना चाहते थे। हार महंगा नहीं था और थोड़ा क्षतिग्रस्त था। वो इसे केवल विशेष अवसरों पर पहनती थी, बाकी समय वह अन्य गहने पहनती थी। लेकिन मिंग डोंगमेई ने उसे इसे पहनने के लिए कहा। उसके इस हार को पहनने से ऐसा लगा जैसे उसकी बहन मिंग क्यूए भी उसके साथ थी और परिवार के पास लौट रही थी। जल्द ही परिवार की तस्वीर ली गई और इसे स्थानीय व्यापार समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया। माँ, मिस चेंग ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं। उसकी बालियां और अंगूठियां बिल्कुल नई हैं। गू चू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं। लेकिन उसकी गर्दन पर हार बहुत पुराना लग रहा है। गू मानेक्सी ने भी इस पारिवारिक तस्वीर पर ध्यान दिया। उसके होठों पर मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय सदमा चमक उठा। उसकी उंगलियों ने फोन की स्क्रीन को बड़ा कर दिया। चेन क्विंगयुन की गर्दन पर मानिक का हार सीधे गू मानेक्सी की आंखों में गिर गया। फोटो को बड़ा करने के बाद यह बहुत स्पष्ट नहीं था। जेम की बारीक रूपरेखा नहीं देखी जा सकी। गू मानेक्सी अभी भी थोड़ा अनिश्चित थी कि क्या यह वही हार है जो उसने पहले खोया था। गू मानेक्सी की उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। उसका मन थोड़ा उलझन में था। चूचू, अंकल के साथ घर वापस जाओ। मम्मी को कुछ करना है। गू मानेक्सी जल्दी से उठ खड़ी हुई। उसके मन में एक अनुमान था जो उसकी पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा था। गू चुचू ने आज्ञाकारी ढंग से कहा, ठीक है, हम वापस जा रहे हैं। माँ को कड़ी मेहनत करनी होगी और मुझे भी कड़ी मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। गू चुचू के मुंह के कोने मुड़ गए। पर पीड़क उपन्यास में इन सभी गलतफहमियों को देखते हुए गू चू ने गुप्त रूप से तार खींचे और जो सच्चाई पहुंच में थी उसे एक एक करके जोड़ा। वह इंतजार कर रही थी कि ये स्मार्ट वयस्क एक एक करके दबी हुई सच्चाई को उजागर करेंगे। गू मैंसी स्पष्ट रूप से थोड़ी अनुपस्थित दिमाग वाली थी। गू चू को दूर भेजने के बाद वह लाउंज में अकेली थी। गू मानेक्सी ने चेन क्विंगयुन की सभी तस्वीरें खोजी और सार्वजनिक रूप से रूबी हार पहने हुए उसकी केवल एक तस्वीर मिली। पिक्सेल स्पष्ट नहीं थे और हार की रूपरेखा नहीं देखी जा सकी। उसे नहीं पता था कि हार का नंबर क्या था। संदेह के साथ गू मानेक्सी ने अपना फोन निकाला और सोन चेन को एक संदेश भेजा। गू मानेक्सी, क्या आप व्यस्त हैं? मुझे आपसे कुछ पूछना है। सोन चेन के फोन पर एक विशेष संदेश अधिसूचना होनी चाहिए। जब तक यह गू मानेक्सी का संदेश था, सोन चेन इसे तुरंत सुन लेगा। जल्द ही सोन चेन ने उत्तर दिया। सोन चेन, मैं एक मीटिंग में हूं। गू मानेक्सी, फिर मैं आज रात आऊंगा और तुम्हें ढूंढूंगा। सोन चेन, ठीक है। गू मानेक्सी ने अपना फोन रख दिया। उसकी हथेलियों में पसीना आ रहा था। रात में पहली बार गू मानेक्सी ने प्रोडक्शन टीम से छुट्टी के लिए आवेदन किया और व्यक्तिगत रूप से सोन चेन के घर गए। सोन चेन की राजधानी में कई संपत्तियां थीं। जिस घर में वह आमतौर पर रहता था वह मुख्य शहर के करीब था। जब सोन चेन और गू मानेक्सी अभी भी प्रेमी थे, गू मानेक्सी अक्सर इस घर में जाते थे। चांद नीचा था और पड़ोस शांत और शांत था। गू मानेक्सी ने 6 साल से इस पड़ोस में कदम नहीं रखा था।
उसे अब भी याद है कि पहली बार उसे सोन चेन द्वारा यहाँ लाया गया था और उसने यहाँ रात बिताई थी। गु मानेक्सी ने अपने दिल में उमड़ती भावनाओं को दबा दिया और दरवाजे पर खड़ी हो गई। दरवाजे में चेहरे की पहचान का कार्य था। गु मानेक्सी का चेहरा पहचानने के बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। मशीनी आवाज आई, घर में स्वागत है। घर में कदम रखते ही गु मानेक्सी की नाक थोड़ी दुखने लगी। कमरा खाने की खुशबू से भर गया था। सोन चेन ने रसोई से अपना सिर बाहर निकाला। आप थोड़ी देर के लिए सोफे पर टीवी देख सकते हैं। खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। गु मानेक्सी के होंठ हिले और उसने सिर हिलाया। 10 मिनट बाद खाना परोसा गया। सोन चेन ने हाल ही में एक नया व्यंजन सीखा था और इसे विशेष रूप से गु मानेक्सी के स्वाद के लिए बनाया था। खाने की मेज पर सोन चेन ने उससे पूछा, क्या बात है? तुम तो मुझे ढूंढने के लिए यहाँ तक आई हो। सोन चेन बहुत खुश हुआ। उसने गुप्त रूप से सोचा कि क्या मानसी ने इस बारे में सोचा था और उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई थी। गु मानेक्सी ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। आपको चेन क्विंगयुन को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहिए, है ना? सोन चेन, मैंने उसके साथ अपना रिश्ता बहुत पहले ही तोड़ दिया है। सोन चेन घबरा गया। मैंक्सी, क्या तुमने किसी बाहरी व्यक्ति से कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सुनी? विश्वास मत करो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे दिल में केवल तुम हो। चेन क्विंगयुन के चीन लौटने के बाद सोन चेन को बेचैनी महसूस हुई। डर था कि गु मानेक्सी फिर से गलत समझेगा। इन दिनों सोन चेन को अक्सर रात में बुरे सपने आते थे। सपना देखते थे कि गु मानेक्सी फिर से बच्चे के साथ भाग गई है। इससे वह घबरा गया और डरा हुआ। गु मानेक्सी ने अपनी हथेलियों पर हाथ रखा। मुझे पता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप चेन क्विंगयुन के साथ हुआ करते थे, क्या आप जानते हैं कि उसके पास एक रूबी हार है? सोन चेन और भी अधिक घबरा गया। सोन चेन ने गु मानेक्सी को कभी नहीं बताया था कि जब वे छोटे थे तो वह चेन क्विंगयुन से मिले थे। उसे डर था कि गु मानेक्सी बहुत ज्यादा सोचेगी और ईर्ष्यालु हो जाएगी। उसके पास एक हार है। सोन चेन असहज था और उसने ध्यान से कहा। गु मानेक्सी ने तुरंत पूछा, उसे वह हार कहाँ से मिला? क्या आप हार का क्रमांक जानते हैं? सोन चेन ठीक से समझ नहीं पाया। मुझे हार का सीरियल नंबर पता है। यह CV-145 है। सोन चेन ने अपनी जान बचाने के बदले में उसे चुकाने के लिए इसे व्यक्तिगत रूप से चेन क्विंगयुन को दिया था। सोन चेन को इस रूबी हार का सीरियल नंबर अच्छी तरह से याद था। यह सोन चेन की मां द्वारा छोड़ी गई चीजों में से एक थी। बजना, सूप का कटोरा जमीन पर गिर गया। कटोरा टुकड़ों में टूट गया और गर्म सूप पूरी जमीन पर फैल गया। गु मानेक्सी अचानक उठ खड़ी हुई, उसकी आंखें लाल थीं। क्या तुम्हें यकीन है कि यह CV-145 है? तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो, है ना? हिलना मत और टुकड़ों पर कदम मत रखना। सोन चेन ने गु मानेक्सी को एक तरफ खींचा और गु मानेक्सी के टखनों की ओर देखा, यह देखने के लिए कि क्या वह गर्म सूप से झुलस गई है। गु मानेक्सी ने सोन चेन की शर्ट के कोने को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरे और वह सिसकने लगी, यह वास्तव में है CV-145। सोन चेन हैरान रह गया। गु मानेक्सी आज सचमुच असामान्य थी। सोन चेन गु मानेक्सी को सोफे पर ले आया, उसके जूते और मोजे जो सूप से गीले हो गए थे, उतार दिए और उसके पैरों को तौलिए से पोंछ दिया। यह वास्तव में CV-145 है। मुझे यह बहुत स्पष्ट रूप से याद है। मानेक्सी, रो मत। मुझे बताओ क्या हुआ। गु मानेक्सी के मुंह के कोने कांप रहे थे। यह मेरा हार है, यह मेरा है। सोन चेन, क्या यह मेरा हार है? उस समय इसे एक चोर ने चुरा लिया था। मेरे पिता ने इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई। गु मानसी की आंखों में आंसू थे। चेन क्विंगयुन को हार कहां से मिला? या क्या वह वही चोर है? उस चोर ने परिवार की अधिकांश बचत और गहने चुरा लिए थे और अभी तक पकड़ा नहीं गया था। गु मानेक्सी के दिल में यह एक शाश्वत दर्द था। मरने से पहले यह उसकी दत्तक मां की एक अधूरी इच्छा थी। सोन चेन की अभिव्यक्ति गंभीर थी। सोन चेन ने गु मानेक्सी के कंधों पर अपना हाथ रखा और उसे आमने सामने देखा। उसकी आवाज धीमी और गहरी थी। मानेक्सी, रो मत। मुझे धीरे धीरे सच बताओ। गु मानेक्सी की आंखों में अभी भी आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, मैंने आपको पहले बताया था। जब मैं छोटा था, मेरे घर में डकैती हुई थी। मेरी मां की अंगूठी और मेरा हार चोरी हो गया था। यह रूबी हार मुझे किसी और ने दिया था। क्रमांक CV-145 है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह चेन क्विंगयुन का बन जाएगा। मुझे संदेह है कि चेन क्विंगयुन ने इसे चुरा लिया है।
चूंकि उसके पास अभी भी यह रूबी हार है, हो सकता है कि उसके पास अभी भी मेरी पालक माँ की अंगूठी हो। मैं अंगूठी वापस ढूंढना चाहता हूँ। यह मेरे पालक माता पिता के प्यार का प्रतीक है। सॉन्ग चेन ने प्रत्येक शब्द को सुना, उसका दिल ड्रम की तरह धड़क रहा था। सॉन्ग चेन ने कहा, मानसी, क्या तुम्हें अब भी याद है कि तुम्हें हार किसने दिया था? सॉन्ग चेन की आंखें चमक रही थी, इसका इंतजार कर रही थी। उसकी उम्मीद भरी निगाहों के तहत गु मानसी ने एक पल के लिए ध्यान से सोचा। उसने भौहें चढ़ा दी और कहा, मुझे लगता है कि यह एक बच्चा था जिसने मुझे यह दिया था। वह पानी में गिर गया और मैंने उसे बचाया। उसने हार को मेरी बाहों में भर दिया और भाग गया। हार महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि चेन क्विंगयुन के पास यह हार क्यों था। मुझे इसका पता लगाना चाहिए। सॉन्ग चेन की अभिव्यक्ति अप्रत्याशित और बेहद दिलचस्प थी। वहां सदमा था, खुशी थी, खुशी थी। उसने अचानक गु मानसी को कसकर गले लगा लिया और खुशी से हंसा। यह तुम हो। यह बहुत अच्छा है। मैं एक पागल बेवकूफ हूँ। हा हा हा। पूरा कमरा सॉन्ग चेन की प्रसन्न हंसी से भर गया। गु मानसी हैरान रह गई और अपने बंधनों से मुक्त हो गई। वह आगे बढ़ी और सोन चेन के माथे को छुआ। क्या तुम पागल हो? यह मैं हूँ, मानसी। यह मैं हूँ। सोन चेन ने अपनी नाक की ओर इशारा किया और उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया। मैं ही वह हूँ जिसने तुम्हें यह हार दिया था। मुझे लगा कि यह चेन क्विंगयुन है। मैं एक बेवकूफ हूँ। गु मानसी। सोन चेन ने गु मानसी को एक बार फिर अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, उसे बहुत प्यार किया। सौभाग्य से, वह अभी भी उसकी स्मृति में सौम्य और सुंदर व्यक्ति थी, और षड्यंत्रकारी चेन क्विंगयुन में नहीं बदली। सोन चेन को अनगिनत बार इसका पछतावा हुआ था, लेकिन भगवान ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। जिस लड़की से उसने बचपन में प्यार किया था वह हमेशा साफ, शुद्ध और सुंदर थी। मानसी, मेरी बात सुनो। सोन चेन ने खुशी से मामले को समझाया। उसने चेन क्विंगयुन को गलती से वह छोटी लड़की समझ लिया था जिस पर उसे बचपन में क्रश था। चेन क्विंगयुन गु मैनेक्सी से काफी मिलती जुलती दिखती थी और सोन चेन ने उसे गलती से कोई और समझ लिया था। सोन चेन ने गु मानेक्सी के चेहरे पर हाथ फेरा। उसकी आंखों में खुशी छुपी नहीं रह सकी। तो, मैंने हमेशा तुम्हें पसंद किया है। शुरू से अंत तक तुम हमेशा तुम ही हो। गु मानेक्सी को उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से या उस तरह से हो जाएंगी। कई हास्यास्पद गलतफहमियां थी। गु मानेक्सी ने सोंग चेन की ओर देखा, जो उसके ठीक सामने था, और सोंग चेन की बाह पर प्रहार किया। तुम अंधे हो। हाँ, हाँ, हाँ। मैं अंधा हूँ। हा हा। सोंग चेन खुशी से हंसा। दोनों के बीच की गलतफहमी बातों ही बातों में दूर हो गई। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्यार करती थी वह हमेशा उसके साथ था। गु मानेक्सी ने चप्पल की एक नई जोड़ी पहन ली और उसे खाना जारी रखने के लिए सोंग चेन द्वारा वापस मेज पर खींच लिया गया। सोंग चेन ने गु मानेक्सी की थोड़ी लाल आंखों को देखा और वादा किया, चिंता मत करो, यह मामला आसान नहीं है। मैं इसे जल्द से जल्द संभाल लूंगा और इसकी जांच करूंगा। कुछ देर रुकने के बाद सोंग चेन ने फिर पूछा, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम तब मिले थे जब हम छोटे थे? जब सोंग चेन छोटा था तो उसकी शक्ल अब जैसी ही थी। उसने बहुत कुछ नहीं बदला। गु मानेक्सी ने असहायता से अपना सिर हिलाया। उस समय आपकी उम्र कितनी थी? मेरी उम्र कितनी थी? मैं आपकी शक्ल कैसे याद रख सकता हूँ? हालांकि ऐसा लगता है कि आपको किसी शरारती बच्चे ने पानी में धकेल दिया है। वह बच्चा काफी परेशान करने वाला था और हमेशा मुझे परेशान करता था। गु मानेक्सी ने छोटे सोंग चेन को बचाया था जो उस समय लगभग डूब गया था। छोटा सोंग चेन इतना डर कि वह जोर जोर से रोने लगा। उसका चेहरा झांटों और आंसुओं से ढंका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। गु मानेक्सी को नहीं पता था कि सोंग चेन को एक बार बचाए जाने के बाद वह वास्तव में उसके साथ गुप्त रूप से प्यार में पड़ गया था। बड़े होने के बाद उसने मूर्खतापूर्वक यह भी समझ लिया कि वह चेन क्विंगयुन है। सोंग चेन का दिल एक तीर से छेदा गया था। वह उदास था। मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूं जब मैं छोटा था, फिर भी तुम यह भी भूल गए कि मैं कैसा दिखता हूं। रात के खाने के बाद सोंग चेन अभी भी चाहता था कि गु मानेक्सी रुके और आराम करे। वे दोनों रजाई से खुद को ढक सकते थे और बातें कर सकते थे। गु मानेक्सी ने उसकी ओर देखा। सोंग चेन ने अपनी नाक के पुल को छुआ और खुद को भाग्य के हवाले कर दिया और गु मानेक्सी को शूटिंग के लिए सेट पर वापस भेज दिया। गु मानेक्सी को सेट पर वापस भेजने के बाद सोंग चेन भूमिगत गराज में लिफ्ट के पास रुका और अपने चेहरे की ओर इशारा किया। मुझे इनाम चाहिए।
गु मानेक्सी अपनी आंखें घुमाना चाहती थी, लेकिन यह देखकर कि आसपास कोई नहीं था, वह जल्दी से आगे बढ़ी और सोन चेन को चूम लिया। शुभ रात्रि। घर जाते समय सुरक्षित रहें। इतना कहने के बाद गु मानेक्सी वापस हेंगडियन में होटल की ओर भागा। सोन चेन स्थिर खड़ा था, उसका दिल फूलों से खिल रहा था। दो वयस्क, जिन्होंने एक बच्चे को जन्म भी दे दिया था, अभी भी उन युवा प्रेमियों की जोड़ी की तरह मिलजुल रहे थे, जिन्हें अभी अभी प्यार हुआ हो। सोन चेन ने सोचा कि यह शायद प्यार का सबसे शुद्ध रूप था, न कि शरीर के अंगों का जबरन आदान प्रदान। जैसे ही सोन चेन ने यह सोचा, उसने अपना फोन निकाला और मैडम मिंग को फोन किया। कुछ चीजें थी जिनकी वह मैडम मिंग से पुष्टि करना चाहता था। अच्छू। राजधानी की एक इमारत में चेन क्विंग्यून को हल्की सी छींक आ गई। किसी कारण से वह हाल ही में चिंतित और असहज महसूस कर रही थी। थॉमस, जो उसके साथ चाय पी रहा था, चौंक गया और उसने तुरंत पूछा, क्या तुम्हें सर्दी लग गई? क्या हम कल रात बहुत देर तक साथ रहे? यह सब मेरी गलती है। मैं अगली बार ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। चेन क्विंगयुन थोड़ा शर्मा गया और उसे तिरस्कार पूर्वक देखा। आप हमेशा ऐसा कहते हैं। आपने किस समय खुद को रोका था? सुंदर और लंबे थॉमस ने एक बच्चे की तरह शर्म से अपना सिर खुजलाया। वह वास्तव में चेन क्विंगयुन से प्यार करता था। उसे उसकी सौम्यता और सुंदरता बहुत पसंद थी। उसे उसकी हर अभिव्यक्ति पसंद थी और वह मन ही मन बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका कि वह कितनी सुंदर थी। थॉमस को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये खूबसूरत और सौम्य देवी सचमुच उसकी मंगेतर बन गई है। उन दोनों के बीच एक बच्चा भी था। आखिरकार चेन क्विंगयुन से मिलने से पहले थॉमस ने कुछ महिलाओं को डेट किया था, लेकिन वे महिलाएं कभी भी उसके बच्चे से गर्भवती नहीं हुई थी। थॉमस ने खूबसूरत चेन क्विंगयुन को अपने पास भेजने के लिए भगवान को अनगिनत बार धन्यवाद दिया। थॉमस ने चेन क्विंगयुन का हाथ पकड़ा और अतीत को याद किया। क्या तुम्हें अब भी याद है जब थॉमस 12 साल का था, वह श्रीमती मिंग के साथ चीन आया था? श्रीमती मिंग अपनी बहन के बारे में चिंतित थी, जिसने अपने परिवार के साथ संबंध तोड़ लिया था। वह गुप्त रूप से चीन गई और मिंग क्यूयुए को पाया, जो पहले से ही शादीशुदा थी। गु हेंगशु के साथ रहने के लिए मिंग क्यूयू अपने परिवार से पूरी तरह से अलग हो गई थी। हालांकि उनका विवाहित जीवन खराब था, यह सौभाग्य की बात थी कि पति और पत्नी प्यार कर रहे थे। उन दोनों ने एक प्यारी सी लड़की को भी गोद लिया था। थॉमस एक कुलीन बच्चा था, जिसने कभी झरने के पानी को नहीं छुआ था। उसने पहली बार छोटी लड़की को देखा, उसे सस्ती स्कर्ट और सस्ते सैंडल पहने देखा। थॉमस को बहुत घृणा हुई। वह अक्सर उस छोटी लड़की को चिढ़ाना चाहता था, लेकिन गलती से एक गुजरते हुए छोटे लड़के को पानी में धकेल दिया। थॉमस मौके पर डर गया, न जाने क्या किया, वह छोटी लड़की को बचाने के लिए पानी में कूद गया। इस घटना के बाद थॉमस की आंखों में डर्टी लिटिल गर्ल आ गई। एक दयालु नन्ही परी यह लंबे समय तक उसके दिल में अंकित रही और वह इसे नहीं भूल सका। जब आप छोटे थे तो आप बहुत अच्छे दिखते थे। आपके पास 2 पिगटेल थे, थॉमस ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन क्विंगयुन ने उसकी बाहों में झुककर उससे पूछा, मिस्टर थॉमस, क्या तुम्हें मैं अब पसंद है या मैं जब मैं छोटा था? थॉमस ने उत्तर दिया, मुझे ये दोनों पसंद है। चेन क्विंगयुन सीधे बैठ गई और अपने सामने सुनहरे बालों वाले अमेरिकी सज्जन को देखा। मुझे आशा है कि आप मेरे अतीत को भूल सकते हैं और मेरे वर्तमान को स्वीकार कर सकते हैं। क्या यह सब आप ही नहीं है? थॉमस ने पूछा। चेन क्विंगयुन ने मुंह बनाकर कहा, यह सब मैं ही हूं, लेकिन मुझे आशा है कि आप अतीत की यादों से ज्यादा मुझे वर्तमान से प्यार करते हैं। थॉमस को बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। वे दोनों कुछ देर तक सोफे पर एक दूसरे के साथ लिपटे रहे और मस्ती करते रहे। मेज पर रखे चेन क्विंगयुन का फोन बजा। यह मिंग डोंगमेई कॉलिंग थी। मिंग डोंगमेई ने कहा कि वह उनसे किंगयुन पुरस्कार के बारे में बात करना चाहती थी, और चेन किंगयुन ने तुरंत जवाब दिया। थॉमस खड़ा हुआ और चेन क्विंगयुन को उसका कोट पहनने में मदद की। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आपके पास अभी भी दोपहर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। मैं अकेला जाऊंगा, चेन क्विंगयुन ने धीरे से कहा। चिंता मत करो, मैं बच्चा नहीं हूं। मैं खुद की देखभाल कर सकता हूं। दूसरी ओर, आप अच्छा आराम करें। आप इन दिनों बहुत थक गए हैं। थॉमस को उसकी सज्जनता और विचारशीलता पसंद आई। उन्होंने खुद उसे कार तक भेजा और चूमकर अलविदा कहा। चेन क्विंगयुन क्योटो में कंपनी भवन के बाहर पहुंचे। आज मौसम ठंडा था, आसमान अंधेरा और घना था, और उसके चेहरे पर बहने वाली हवा असामान्य रूप से असुविधाजनक थी। चेन क्विंगयुन के दिल में बेचैनी फिर से बढ़ गई। क्या ऐसा हो सकता है कि गर्भवती होने के बाद मैं हमेशा विशेष रूप से संवेदनशील रहती हूँ? चेन क्विंगयुन ने बुदबुदाया।
उसने अपना कोट कसकर लपेटा और ठंडी हवा के बावजूद कंपनी की इमारत में चली गई। चेन क्विंग्यून ने कार्यालय का दरवाजा धक्का देकर खोला और उसकी नजर मिंग डोंगमेई पर पड़ी, जो अंदर कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहा था। गॉडमदर, मैं यहाँ हूँ। चेन क्विंग्यून अंदर चला गया। मिंग डोंगमेई ने कर्मचारियों को पहले जाने दिया। वह चेन किंग्यून के साथ अकेले में बातचीत करना चाहती थी। मिंग डोंगमेई ने कहा, पहले बैठ जाओ। आप पहले से ही एक माँ है, फिर भी आपने अभी भी बहुत कम कपड़े पहने हैं। जैसे ही वह बोली, मिंग डोंगमेई ने व्यक्तिगत रूप से चाय बनाने के लिए उपकरण निकाले और चाय बनाना शुरू कर दिया। मिंग डोंगमेई ने चाय बनाते हुए कहा, अगले महीने के तीसरे दिन क्यूयू का जन्मदिन है। क्यूयू अपने पूरे जीवन में दृढ़ इच्छा शक्ति वाली रही है। मुझे नहीं पता कि वह दूसरी दुनिया में अच्छा कर रही है या नहीं। चेन किंग्यून की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से कहा, गॉडमदर, आपने गलत याद किया। अगले महीने की 15 तारीख को मेरा जन्मदिन है। मिंग डोंगमेई स्तब्ध लग रहा था। फिर उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। उसने आह भरी और आह भरी। किसी को अपने बुढ़ापे को स्वीकार करना होगा। मुझे अपनी बहन का जन्मदिन भी ठीक से याद नहीं है। गॉडमदर, आप ऐसी दिखती हैं जैसे आप केवल 30 के दशक की हो। हर समय पुराना शब्द का उल्लेख न करें। चेन क्विंग्यून ने उसके लिए चाय का सेट तैयार किया। मिंग डोंगमेई ने मीठी चाय बनाई और कटोरे में रॉक शुगर डालना पसंद किया। रॉक शुगर चाय की पत्तियों में लिपटी हुई थी और चाय का पानी साफ और मीठा था। मिंग डोंगमेई ने अनजाने में कहा, किंग्यून, फिल्म महोत्सव समाप्त होने के बाद चलो उस शहर में चलते हैं जहां हम शरद ऋतु के चंद्रमा से पहले रहते थे। चेन क्विंग्यून ने चुपके से अपनी आस्तीनें भींच ली। वह उस शहर में कभी नहीं लौटेगी। वह उसका दुःस्वप्न था। गॉडमदर, मेरा घर काफी समय के लिए चला गया है। चेन क्विंग्यून ने अपना सिर नीचे कर लिया और निराश दिखी। जब भी मैं उस छोटे शहर के बारे में सोचता हूँ, मुझे हमेशा रात में नींद नहीं आती है। मुझे अपने माता पिता की याद आती है। मिंग डोंगमेई ने अपना सिर उठाया और अचानक एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट की। किंग्यून, तुम्हें अभी भी शहर की बूढ़ी औरत याद होनी चाहिए, है ना? वह हाल ही में अपने रिश्तेदारों से मिलने जिंगर आई थी, इसलिए मैंने उसे आमंत्रित किया। चेन क्विंग्यून की उंगलियां अस्थिर थी और उसने अपना चाय का कप लगभग गिरा दिया था। क्या? इसी समय दरवाजा खुला और एक कुबड़ी बुढ़िया अंदर आई। वह एक छड़ी का सहारा ले रही थी। उसके बाल सफेद थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। यह स्पष्ट था कि यह पहली बार था जब वह इतनी उच्च श्रेणी और शानदार जगह पर आई थी, और वह बहुत आरक्षित लग रही थी। हालांकि जब उसने उज्ज्वल और सुंदर चेन क्विंग्यून को देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुई। क्या यह यून परिवार की नौकर लड़की नहीं है? चेन किंग्यून का दिल तेज हो रहा था। चेन क्विंग्यून की मां अपने शुरुआती वर्षों में फूल की तरह सुंदर थी, और चेन परिवार के प्रभारी व्यक्ति चेन कायुवान के साथ उनके अच्छे संबंध थे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी अपनी पैंट पहन लेगा और उसे पहचान नहीं पाएगा। कुछ पैसे छोड़ने के बाद वह बिना किसी सुराग के गायब हो गया। तब से चेन क्विंग्यून की मां ने अपने दुखों को शराब में डुबाना शुरू कर दिया और वह भ्रष्टता में गिरने को तैयार थी। मां और बेटी शहर की सबसे गंदी झुग्गी में रहती थी। चेन क्विंग्यून की मां एक वेश्या बन गई थी और वह व्यवसाय के लिए पुरुषों को घर लाना पसंद करती थी। जब पर्दा हटाया गया तो वह भद्दा था। उसकी मां ने इस तरह का काम किया जिसके कारण युवा चेन क्विंग्यून को उसके पड़ोसियों द्वारा लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा। वह अपना सिर नहीं उठा पा रही थी। अब चेन क्विंग्यून ने अपने सामने कुबड़ी बूढ़ी औरत को पहचान लिया। वह शहर की सबसे चुगली करने वाली पड़ोसी थी। इस बूढ़ी महिला ने एक बार युवा चेन क्विंग्यून पर तिरस्कार भरी नजर डाली थी। वह अक्सर उससे कहती थी, तुम छोटी लड़की, अपनी मां से मत सीखो। मन लगाकर पढ़ाई करें और एक अच्छे इंसान बने। ये गंदे काम मत करो। चेन किंग्यून का शरीर थोड़ा कांप उठा। बुढ़िया चेन क्विंग्यून के सामने चली गई और उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आइयो, मैंने तुम्हें कई सालों से नहीं देखा है। तुम कैसी हो, छोटी बच्ची? चेन क्विंग्यून ने मिंग डोंगमेई की ओर देखा। मिंग डोंगमेई ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। उस पल चेन क्विंग्यून को पता था कि उसका सावधानीपूर्वक गढ़ा गया झूठ वास्तविकता से टूट गया था। कस्बे में बहुत से लोग थे और अधिकांश पड़ोसी एक दूसरे को जानते थे। चेन क्विंग्यून ने मिंग क्यूयू का बच्चा होने का नाटक किया। वह बाहरी लोगों से झूठ बोल सकती थी, लेकिन वह किसी मूल निवासी से झूठ नहीं बोल सकती थी। बूढ़ी औरत, उसे बूढ़े गू परिवार की संतान नहीं होना चाहिए, ठीक है? मिंग डोंगमेई ने पूछा। बुढ़िया ने सिर हिलाया। मेरी आंखों में कुछ भी गलत नहीं है। यह बेटी स्पष्ट रूप से यून परिवार से है। मैं शिक्षक गू के बच्चे को जानता हूँ। वह आज्ञाकारी और आज्ञाकारी है।
शिक्षक गु वास्तव में दयनीय है। उसने एक चोर का पीछा किया और घायल हो गया। बाद में उनकी पत्नी एक छोटी लड़की को छोड़कर बीमारी से मर गई। मुझे आश्चर्य है कि वह छोटी लड़की पिछले कुछ वर्षों में कहाँ चली गई है। चेन क्विंगयुन की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मिंग डोंगमेई ने बुढ़िया को ले जाने के लिए किसी को भेजा। मिंग डोंगमेई ने अपने हाथ में चाय का सेट नीचे रखा, खड़ी हुई और चेन क्विंगयुन के पास चली गई। तुम्हें और क्या कहना है? मैं अंधा था। मैंने सिर्फ एक हार पहनकर आपकी बकवास सुनी और आपके साथ खिलवाड़ किया। वो स्पष्ट रूप से एक जीगल की संतान थी, फिर भी उसने किसी और के होने का नाटक किया। चेन क्विंगयुन का शरीर थोड़ा कांप गया, लेकिन उसने फिर भी शांत होने का नाटक किया। तुम्हें कब पता चला? चेन क्विंगयुन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। चेन क्विंगयुन को अचानक पकड़ लिया गया। उसका शरीर सोफे पर लड़खड़ा रहा था और उसके दाहिने चेहरे पर एक चमकदार लाल हथेली का निशान दिखाई दिया। मिंग डोंगमेई ने गुस्से से उसकी ओर इशारा किया। तुमने ठगी करना कहां से सीखा? मिंग परिवार ने तुम्हें इस तरह का मजाक उड़ाए जाने से कब नाराज किया? थिंगडियन को छोड़ने के बाद मिंग डोंगमेई के दिल में एक संदेह था। संयोगवश गीत समूह के सोन चेन ने उससे संपर्क किया। दोनों ने चेन क्विंगयुन की पृष्ठभूमि और पृष्ठभूमि की गहन जांच करने के लिए मिलकर काम किया। चेन क्विंगयुन मिंग क्यूयू की गोद ली हुई बेटी नहीं थी। वह संयोगवश उसी शहर में रहती थी। चेन क्विंगयुन हमेशा अपनी जन्म देने वाली मां के साथ गंदी झुग्गियों में रहती थी। छोटी उम्र में ही उसने चोरी करना और इधर उधर भागना सीख लिया। अपनी जन्म देने वाली मां की बीमारी से मृत्यु हो जाने के बाद चेन क्विंगयुन को चेन परिवार द्वारा राजधानी वापस लाया गया और सोन चेन से मुलाकात की गई। चेन क्विंगयुन ने अपना चेहरा ढक लिया। उसके चेहरे पर सौम्य छद्मभाव अब मौजूद नहीं था और वह टूटे हुए घड़े की तरह थी जिसे तोड़ दिया गया था। वह लंबे समय से एक सज्जन महिला होने का दिखावा करते करते थक चुकी थी। छोटी उम्र में वह आस पड़ोस में इधर उधर भागती थी, चीजें चुराती थी, पैसे चुराती थी और घर जाकर अपनी मां पर भरोसा करने के लिए खाना खरीदती थी। क्रूर जीवन के दबाव में वह धीरे धीरे चतुर और चालाक हो गई और खुद को छिपाने में अच्छी हो गई। उसके पिता द्वारा उसे राजधानी लाने के बाद यह पहली बार था जब उसने अमीर और गरीब के बीच इतनी बड़ी खाई देखी। उसे पैसे और दौलत से प्यार था। केवल पर्याप्त धन ही उसे सुरक्षा की भावना दे सकता है और उसे दूसरों से कमतर होने के भाग्य से पूरी तरह से बचने की अनुमति दे सकता है। चेन क्विंगयुन ने मिंग डोंगमेई को नाराजगी से देखा और मजाक उड़ाया, यह आपकी अपनी मूर्खता है। आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। मिंग डोंगमेई ने अपना हाथ उठाया और उसे फिर से थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन चेन क्विंगयुन ने इसे आसानी से चकमा दे दिया। यहां तक उसने मिंग डोंगमेई को बैकहैंड से जमीन पर धकेल दिया। उसने इस महान महिला की ओर देखा। आप मेरी तुलना में कितने महान हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी किस्मत मुझसे बेहतर है। आप मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और सोचते हैं कि आप दूसरों से बेहतर हैं। आप जैसे लोग स्मार्ट दिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में आप किसी और की तुलना में मूर्ख हैं। मिंग डोंगमेई लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े और चेन क्विंगयुन शकीली की ओर इशारा किया। तुम कीमत चुकाओगे। बस तुम प्रतीक्षा करो। चेन क्विंगयुन हल्के से मुस्कुराए। अधिक से अधिक, मैं आपके मिंग परिवार को छोड़ दूंगा, लेकिन क्या आप भूल गए हैं, मैडम मिंग? मैं अब मिस्टर थॉमस की मंगेतर हूं और मैं अपने पेट में उनका बच्चा हूं। क्या तुम मुझे छूने की हिम्मत करते हो? मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देना है। यह आप ही थे जिन्होंने मुझे मेरे दर्द से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित किया। यह आप ही थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से मैच बनाया। मिंग डोंगमेई ने नफरत से अपने दांत पीस लिए। अपने असली रंग उजागर होने के बाद चेन क्विंगयुन हतोत्साहित नहीं हुई। अब जबकि उसके पास एक सुरक्षात्मक चिप थी, तो उसे कौन छू सकता था? चेन क्विंगयुन निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी मुलाकात सॉन्ग चेन से हुई। सॉन्ग चेन ने उसका रास्ता रोक दिया। मुझे वह हार वापस दे दो, सॉन्ग चेन ने कहा। चेन क्विंगयुन स्तब्ध रह गया। वह पहले से ही जानता था। किसी कारण से चेन क्विंगयुन को अपने दिल में एक हल्का दर्द महसूस हुआ जब उसने सॉन्ग चेन की अपरिचित निगाहें देखी। सॉन्ग चेन पहला आदमी था जिसने सचमुच उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था। उसने उसकी बहुत सावधानी से देखभाल भी की थी, जिससे उसके अंधकार में जीवन में नई आशा आ गई थी। उसने खुद से पूछा, जब वो चेन की मंगेतर थी, तो चेन की शक्ति और स्थिति की लालसा के अलावा उसके मन में इस आदमी के लिए भावनाएं भी थी। चेन क्विंगयुन ने अचानक कान भेदने वाली हंसी छोड़ दी। वह सॉन्ग चेन से दूर चली गई। यह मेरा है। मैं इसे आपको क्यों लौटाऊं? आप ही थे जिन्होंने मेरा हार देखा और मुझसे संपर्क करने, मेरे करीब आने की पहल की।
आप स्पष्ट रूप से ऐसे लग रहे थे जैसे आप मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो आप क्यों घूम गए और उस बीच टीच के साथ संबंध बना लिया? सॉन चेन ने उसकी ओर खतरनाक दृष्टि से देखने के लिए अपना सिर उठाया। चेन किंगयुन ने उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से भाग गया। सॉन चेन ने उदासीनता से फोन किया। चेन क्विंगयुन अपने होटल के कमरे में वापस भागी ही थी कि उसने देखा कि कुछ स्टाफ सदस्य उसके कमरे की तलाशी ले रहे थे। चेन क्विंगयुन अपमान से क्रोधित हो गया। क्या कर रहे हो? दिनदहाड़े लूट रहे हो? स्टाफ सदस्य ने कहा, मिस चेंग, सीईओ सॉन के निर्देशों के अनुसार अपने कमरे से एक हार ढूंढो। जैसे ही उसने यह कहा, दूसरी तरफ से किसी ने जोर से कहा, मिल गया। उस व्यक्ति के हाथ में एक अति सुंदर छोटा सा उपहार बॉक्स था जिसके अंदर एक पुराना रूबी हार था। चेन क्विंगयुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हार छीने जाने की एक झलक देखी, जैसे कि उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज छीन ली गई हो। वह अचानक चिल्लाई और उसे छीनने के लिए दौड़ी, रोते हुए और एक चतुर की तरह चिल्लाते हुए बोली, इसे मुझे वापस दे दो। यह मेरा है। लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब कर्मचारियों को हार मिल गया, तो वे बिना पीछे देखे तुरंत चले गए। चेन क्विंगयुन अचंभित होकर बिस्तर पर बैठ गई। लेकिन इससे पहले कि वह बहुत देर तक होटल के कमरे में रह पाती, होटल के कर्मचारियों ने विनम्रतापूर्वक दरवाजा खटखटाया। उसने माफी मांगते हुए कहा, मिस, कृपया अपना सामान पैक करें और तुरंत इस होटल से निकल जाएं। उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि आप भविष्य में हमारे होटल या हमारी किसी भी शाखा में नहीं रह सकते। सोन चेन और चेन क्यूई ने राजधानी शहर के अधिकांश होटलों और अपार्टमेंटों में निवेश किया था। अब से चेन क्विंगयुन कभी भी इन होटलों और अपार्टमेंटों में नहीं रह पाएगा। मैं एक ग्राहक हूं। तुम्हारी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई? चेन क्विंगयुन ने गुस्से में कहा। परिचारक ने उसे कमरे के पैसे लौटा दिए। मिस, कृपया आधे घंटे के भीतर चले जाएं, नहीं तो मैं आपको भेजने के लिए सुरक्षा बुला लूंगा। चेन क्विंगयुन को शर्मिंदगी महसूस हुई। यह उन लोगों का समूह है जो दूसरों को हेय दृष्टि से देखते हैं। चेन क्विंगयुन ने महिला परिचारक की ओर घूर कर देखा। उसने अपना सामान पैक किया और होटल से निकल गई। जैसे ही वह होटल से बाहर निकली, उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। उसने कॉलर आईडी को देखा और पाया कि यह काओ युएजी था। क्विंगयुन, क्या हो रहा है? काओ युएजी का स्वर चिंतित था। मिंग समूह ने अचानक घोषणा की कि वे वांग समूह के साथ परियोजना सहयोग समाप्त कर रहे हैं और सभी फंड वापस ले रहे हैं। काओ यूजी फिल्मांकन के बीच में थी जब उन्हें वांग त्यानचेंग से एक संदेश मिला। काओ युएजी अवाक रह गया। इससे पहले, वांग ग्रुप का मनोरंजन मीडिया सॉन्ग चेन के कारण लगभग दिवालिया हो गया था। सौभाग्य से, मिंग समूह ने उनकी मदद की और जरूरत के समय उनकी मदद की। इसके बाद ही कंपनी के शेयर बाजार में बेहतरी की ओर रुख करना शुरू हुआ। हालांकि, खुशी के दिन जारी नहीं रहे। आज, मिंग परिवार ने अचानक अपना धन वापस ले लिया। पूरा वांग परिवार एक बार फिर आर्थिक संकट में था। यहां तक कि यू लू की कहानी, जिसे काओ यू जेड वर्तमान में फिल्मा रहे थे, भी प्रभावित हुई थी। एक टेलीविजन नाटक के फिल्मांकन के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। पर्याप्त धन नहीं था। यह टेलीविजन नाटक, जिसमें काओ यूजी की वापसी की उम्मीदें थी, निरस्त होने वाला था। चेन क्विंगयुन का स्वर उदास था। मैंने मिंग परिवार से नाता तोड़ लिया। मिंग डोंगमेई एक बेहद स्वाभिमानी महिला थी। उसे आधे साल से अधिक समय तक उसके द्वारा धोखा दिया गया था। ये औरत बदला जरूर लेगी। मिंग डोंगमेई ने किसी को सभी शेयर और घर वापस लेने का आदेश दिया जो उसने चेन किंगयुन को दिए थे। उसने दुर्भावनापूर्ण धोखाधड़ी के लिए चेन क्विंगयुन पर मुकदमा चलाने के लिए पारिवारिक वकील से भी संपर्क किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों के अनुसार, चेन क्विंगयुन की धोखाधड़ी को कम से कम 10 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। क्या मैडम मिंग ने तुम्हें अपनी जैविक बेटी की तरह नहीं माना? काओ यूजी बेहद हैरान थी। चेन क्विंगयुन मंद मंद मुस्कुराए और मजाकिया लहजे में कहा, मैंने उससे झूठ बोला। चेन क्विंगयुन ने और कुछ नहीं कहा। उसने फोन रख दिया और राजधानी में अपने घर लौटने की इच्छा रखते हुए टैक्सी ली। उसे अपने विचारों को व्यवस्थित करने और स्थिति को बदलने का रास्ता खोजने की जरूरत थी। जब तक वह सांस ले सकती है और सोच सकती है, वह इस अनुचित भाग्य के आगे कभी हार नहीं मानेगी। चेन किंगयुन का राजधानी में एक घर था। यह उसे उसके सस्ते पिता चेन कायुवान ने दिया था। चेन कायुवान एक महिला प्रेमी था, लेकिन वह अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता था। उस समय, चेन कायुवान उसे राजधानी ले गया और उसे उपहार के रूप में एक आलीशान घर दिया। टैक्सी ने चेन क्विंगयुन को इस घर में भेजा। चेन किंगयुन कार से उतरी और पाया कि उनके घर के बाहर एक निर्माण टीम थी। वे उसका घर तोड़ रहे थे।
तुम क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है, तुम्हें घर गिराने के लिए किसने कहा? चेन किंग यून उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। निर्माण टीम का ठेकेदार दौड़ा और अपने फोन पर तस्वीरें पलटने लगा, फिर अपने सामने महिला की ओर देखा। ठेकेदार ने मूर्खतापूर्ण तरीके से समझाया, आप मिस चेंग हैं, है ना? यह इस तरह है, यह घर आपको श्री चेंग कायुवान ने दिया था, लेकिन अब श्री चेंग को इसका पछतावा है और उन्होंने घर के संपत्ति अधिकार वापस ले लिए हैं। श्री चेंग कायुवान ने हमें घर को ध्वस्त करने और एक सुअर फार्म बनाने के लिए कहा है। चेन क्विंगयुन ने गुस्से में अपने पैर पटक दिए। यह फिर वही शापित बुरा आदमी है। दीवार पर घास जो हवा से खेलती है। घर और पहचान के बिना चेन क्विंगयुन अब एक भूमिहीन बत्तख की तरह थी। वह एक बार फिर पूरी राजधानी में हंसी का पात्र बन गई थी। कल वह अभी भी उच्च और शक्तिशाली थी, लेकिन आज वह पूरी तरह से एक मजाक बन गई थी। चेन क्विंगयुन ने अपने दांत पीस लिए और जाने के लिए मुड़ी। उसने तुरंत अपने मंगेतर थॉमस से संपर्क नहीं किया। इसके बजाय उसने डॉक्टर ली से संपर्क किया। यह प्रसिद्ध डॉक्टर जिसने उसकी बीमारी का इलाज करने में उसकी मदद की थी, वो हमेशा उससे बहुत प्यार करता था। कुछ दिनों बाद हेंगडियन फोटोग्राफी बेस पर लाइट ब्रीज के कलाकार और क्रू अभी अभी पहाड़ी इलाके में फिल्मांकन करके लौटे थे और स्टूडियो में एक और दृश्य शूट करने की तैयारी कर रहे थे। गु मानेक्सी अपने मेकअप को ठीक करने के लिए मेकअप रूम में थी। इसी वक्त मेकअप रूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसकी प्रबंधक बहन माँ ने अपना सिर अंदर किया। बहन मैंक्सी, वह मैडम मिंग हमारे कलाकारों और दल में आई है। वह आपसे मिलना चाहती है। गु मानेक्सी की बाली उतारने की क्रिया थोड़ी रुक गई। उसने शांति से कहा, नहीं। बहन माँ ने सिर हिलाया, वह क्रोधित थी। उस महिला में अभी भी आने की हिम्मत है। सिस्टर मैंक्सी, आपने द रिटर्न ऑफ स्प्रिंग में बहुत अच्छा अभिनय किया है। आपको उल्कापिंड पुरस्कार के लिए नामांकित किया जा सकता था, लेकिन उस महिला ने हस्तक्षेप करने पर जोर दिया। वह हमारा भविष्य बर्बाद करना चाहती थी। वह पूरी तरह से बुरी महिला है। सिस्टर माँ अपनी पूर्व मैनेजर लिसा से अलग थी। बहन माँ गु मानेक्सी की बहुत पूजा करती थी। किसी भी समर्थन, विज्ञापन या फिल्मांकन पर गु मानेक्सी के दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा। बहन माँ की शिकायत के बाद वह बाहर भागी और मिंग डोंगमेई को गु मानेक्सी के इरादे बताए। मिंग डोंगमेई प्रोडक्शन टीम के प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहे थे। उसने पहले ही पारिवारिक मामलों का ध्यान रख लिया था और चेन क्विंगयुन को परिवार के पेड़ से पूरी तरह बाहर निकाल दिया था। उसने उपहार में दी गई सारी संपत्ति और शेयर वापस ले लिए। उन्होंने अखबारों में चेन क्विंगयुन के घोटाले को भी उजागर किया। यह सब करने के बाद मिंग डोंगमेई कुछ अपराध बोध के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रोडक्शन टीम के पास आए। वह गु मानेक्सी से माफी मांगना चाहती थी। गु मानेक्सी, गु हंगशु और कियुए की गोद ली हुई बेटी थी। उसे मिंग परिवार का सदस्य भी माना जा सकता है। मिंग डोंगमेई को उम्मीद थी कि गु मानेक्सी अपनी गलती माफ कर देगी और मिंग परिवार में वापस आ जाएगी। गु मानेक्सी और गु चू के नाम मिंग परिवार के वंश वृक्ष में जोड़े जाएंगे। मिंग परिवार के शेयर गु मानेक्सी को भी वितरित किए जाएंगे। मीडिया जगत में मिंग परिवार के प्रभाव से गु मानेक्सी निश्चित रूप से विश्व मंच पर तेजी से कदम रखने और एक विश्व स्तरीय फिल्म स्टार बनने में सक्षम होगी। मुझे क्षमा करें, मैडम मिंग। सिस्टर माँ इत्मीनान से चली गई। बहन मानेक्सी बहुत व्यस्त है। वह तुम्हें देखना नहीं चाहती। मिंग डोंगमेई स्तब्ध रह गई और उसने जिद करते हुए कहा, मैं उसके काम खत्म करने के लिए यहीं इंतजार करूंगी। बहन माँ ने अपनी जीभ चिटकाए। मैडम मिंग, हमारी प्रोडक्शन टीम छोटी है और आप जैसे बुद्ध को जगह नहीं दे सकती। आपको कहीं और जाकर आराम करना चाहिए। सिस्टर माँ संयुक्त राज्य अमेरिका से आए इस मेहमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी। पहले जब वह प्रोडक्शन टीम के सामने अकड़ और अकड़ के साथ आती थी तो जो कोई भी उन्हें देखता वह असहज महसूस करता था। पिछली बार मैडम मिंग के चले जाने के बाद सिस्टर मानेक्सी की आंखें लाल थीं। यह देखा जा सकता है कि मैडम मिंग एक अच्छी इंसान नहीं थी। मिंग डोंगमेई ने जोर देकर कहा, कृपया मैंक्सी को दोबारा बताएं। मैं यहाँ उससे माफी मांगने आया हूँ। सिस्टर माँ ने अपनी जीभ चिपकाई और कहा, एक मिनट रुकें। सिस्टर माँ वापस भागी और गु मानेक्सी को बताया कि मैडम मिंग का क्या मतलब है। सिस्टर माँ ने कहा, सिस्टर मानेक्सी, मुझे लगता है कि यह बूढ़ी औरत काफी ईमानदार लगती है। क्या आप पुनर्विचार करना चाहते हैं? अगर सिस्टर मानेक्सी उसे देखना नहीं चाहती है तो मैं निर्देशक से कहूंगा कि वह एक कुत्ता खरीदे और उसे प्रोडक्शन टीम के प्रवेश द्वार पर बांध दे, खासकर ऐसी बेशर्म महिला को भगाने के लिए। गु मानेक्सी ने अपने कपड़े ठीक किए। मैं उसे नहीं देखना चाहता और मैं उसे भविष्य में भी नहीं देखना चाहता।
गु मानेक्सी मिंग डोंगमेई के जानलेवा शब्दों को माफ नहीं करेगी। भले ही मिंग डोंगमेई को चेन क्विंगयुन ने धोखा दिया हो, गु मानेक्सी उसे माफ नहीं करेगी। यदि वह मिंग क्यूयू की दत्तक बेटी नहीं होती तो क्या मिंग डोंगमेई अब भी अपने कठोर शब्दों के लिए माफी मांगती? निश्चित रूप से नहीं। हाल ही में बहुत सी चीजें घटित हुई थी और गु मानेक्सी को अपने बचपन की कुछ भूली हुई यादें स्पष्ट रूप से याद थी। उदाहरण के लिए उसे स्पष्ट रूप से याद है कि जब वह किशोरावस्था में थी तो घर पर दूर दूर से मेहमान आते थे, एक अच्छी पोशाक वाली महिला और सुनहरे बालों और नीली आंखों वाला एक छोटा लड़का। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह अच्छी पोशाक वाली महिला मिंग डोंगमेई होनी चाहिए। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि जब मिंग डोंगमेई अपनी मां को ढूंढने आई थी तो उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ था। मिंग डोंगमेई चाहती थी कि मिंग क्यूए परिवार में वापस आ जाए और अपने पति और बेटी को छोड़ दे जो पड़ा रहे थे। मिंग क्यूयू इतना क्रोधित थी कि उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने दृढ़ता से सहमत होने से इनकार कर दिया। वे दोनों बुरी शर्तों पर अलग हो गए और फिर एक दूसरे से संपर्क नहीं किया। मिंग डोंगमेई नाम की यह महिला हमेशा अपने पक्ष में खड़ी रहती थी और दूसरों को काम करने के लिए मजबूर करती थी। ठीक है, मैं जाकर निर्देशक से अभी एक कुत्ता खरीदने के लिए कहूंगी, बहन माँ ने हंसते हुए कहा और बाहर भाग गई। मिंग डोंगमेई को उदासीन रवैया अपनाया गया और उनके पास राजधानी लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने इसके बारे में सोचा और जानती थी कि गु मानेक्सी एक जिद्दी बच्चा था। हालांकि मिंग डोंगमेई अच्छी तरह से जानती थी कि वह पहले से ही लगभग 50 वर्ष की थी। वह अब युवावस्था की तरह आवेगपूर्ण कार्य नहीं कर सकती थी। वह अब अहंकारी नहीं हो सकती थी। इसके बारे में सोचने के बाद मिंग डोंगमेई ने बच्चे से शुरुआत करने और देश को बचाने का फैसला किया। राजधानी में झाओ यान के घर पर गु चू ने अपना छोटा स्कूल बैग उठाया और अपने चाचा के साथ घर चला गया। जैसे ही वह अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने अपने घर के सामने एक सिल्वर ग्रे रोल्स रॉयस खड़ी देखी। जब गु चू ने अपने चाचा की आस्तीन खींची तो उसके मुंह के कोने थोड़े चौड़े हो गए। अंकल, हमारे सामने उस खूबसूरत कार को देखो। झाओ यान ने उधर देखा और अपनी सुंदर भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। गु चू ने कहा, अंकल, अगले साल की शुरुआत में आपका जन्मदिन है। क्या आप जन्मदिन के उपहार के रूप में ऐसी कार ले सकते हैं? झाओ यान, हे मूर्ख बच्चे, तुम अभी भी सुबह सपने क्यों देख रहे हो? आप केवल कुछ वर्ष के हैं और आप कानूनी रूप से गाड़ी चलाने के लिए पर्याप्त उम्र के भी नहीं हैं। गु चू अपनी उम्र के अन्य लोगों से अलग था। 6 साल की एक लड़की अभी भी बाबी गुड़िया के साथ खेल रही थी और गुलाबी पोशाक पहने हुए थी। गु चू सभी प्रकार के हाई टेक उत्पादों का आदी था और उसे ऐसे आधुनिक उत्पाद पसंद थे जो मर्दाना हो। उसे कारें भी पसंद थी। अपने पिछले जीवन में उसने बहुत सारा पैसा कमाया था। गु चू ने 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली रोल्स रॉयस फैंटम V12 भी खरीदी थी। इसे चलाना बहुत अच्छा लगा। दुर्भाग्य से दिल के ए का अभियोजक शेनसी द्वारा पीछा किया गया था। पीछा करने के दौरान शेनसी ने कार के 2 टायर तोड़ दिए। गु चू के पास कार छोड़कर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह उसकी पसंदीदा कार थी, डेमन शेनसी। जब भी गु चू उस विपत्ति के बारे में सोचती थी जो शेनसी ने उसके लिए लाई थी, तो वह नफरत से अपने दांत पीस लेती थी। जब चू चू बड़ी हो जाएगी और उसे ड्राइवर का लाइसेंस मिल जाएगा तो चाचा तुम्हें एक कार देंगे, झाओ यान ने कहा। गु चू ने पलकें झपकाईं। अंकल, अपनी बात से मुकरना मत। झाओ यान सोंग चेन की तुलना में अधिक तर्कसंगत था। वह जानता था कि खुद पर कैसे नियंत्रण रखना है। सोंग चेन के विपरीत, जो अपनी बेटी पर बेहद प्यार करता था और बिना किसी दया के उसे वह सब कुछ देता था जो वह चाहती थी। इससे पहले, जब गु चू को नवीनतम गूगल ग्लास पसंद आया था, तो सोंग चेन ने बिना एक शब्द कहे उसे 2 दे दिए थे और गु मैनेक्सी ने उसे सबक सिखाया था। दरवाजे पर लगी लग्जरी कार का दरवाजा खुला और वो खूबसूरत महिला नीचे उतरी। यह मिंग डोंगमेई था। चूचू, काफी समय से नहीं देखा। मिंग डोंगमेई की अभिव्यक्ति कुछ हद तक आरक्षित और कुछ हद तक असहज थी। झाओ यान का चेहरा नाराजगी से भरा था। गु चू ने दिल में आह भरी। उसे अपनी मां की ओर से अस्वीकार कर दिया गया था और वह अपनी छोटी पोती के पक्ष में देश को बचाने की कोशिश कर रहा था। हेलो, दादी। गु चू मुस्कुराया। मिंग डोंगमेई ने इस प्यारी और आज्ञाकारी छोटी भतीजी को देखा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी और उसकी नाक का पुल खट्टा था। यह था उसकी गलती। इन सभी वर्षों में वह अपनी बहन से नाराज थी और उसने एक आदमी के लिए पूरे परिवार को छोड़ने के लिए अपनी बहन को दोषी ठहराया था। दोनों बहनें हार मानने को तैयार नहीं थीं।
मिंग डोंगमेई ने सोचा कि अगर उसने पहले ही हार मान ली होती और अपनी बहन के साथ समझौता कर लिया होता, तो उसकी बहन, एक गरीब युवा लड़की, को अपनी मां के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता, जो गंभीर रूप से बीमार थी। उसकी मां के निधन के बाद उसने अकेले ही बच्चे की देखभाल की थी। उसका जीवन कितना कठिन रहा होगा। चूचू, आज दादी आपसे मिलने आई और आपके लिए बहुत सारे उपहार खरीदे। कृपया अंदर आएं और बैठें। मिंग डोंगमेई ने झाओ यान को लालसा भरी निगाहों से देखा। झाओ यान ने ठंडे चेहरे से कहा, बाहर ठंड है। कृपया अंदर आएं और बैठें। मिंग डोंगमेई ने तुरंत सिर हिलाया और अपने सहायक को कार से सभी उपहार उतारने और झाओ यान के अपार्टमेंट में प्रवेश करने के लिए कहा। मिंग डोंगमेई ने सावधानीपूर्वक बच्चों के लिए कई उपहार तैयार किए। वहां केक, कपड़े, खिलौने और किताबें थीं। मिंग डोंगमेई ने एक सुंदर गुलाबी राजकुमारी पोशाक निकाली और उम्मीद से कहा, चुचू, दादी ने किसी से इसे अमेरिका को देने के लिए कहा था। यह एक सीमित संस्करण वाली कस्टम पोशाक है। क्या आपको यह पसंद है? गूचू गूचू पागल हो रहा था। आप वयस्क, तुम मुझे हमेशा कपड़े क्यों देते हो? और यह गुलाबी रंग में है। गूचू की कोठरी में 10 से अधिक पोशाकें थीं। उन्हें ड्रेस पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह बढ़िया कारें, बढ़िया कंप्यूटर और बढ़िया नए इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद चाहती थी। चू, क्या आपको दादी का उपहार पसंद नहीं है? मिंग डोंगमेई बहुत असहज थी क्योंकि उसने गूचू के छोटे से चेहरे पर भौहें चढ़ा ली। वह हमेशा बाहरी दुनिया में एक मजबूत और शक्तिशाली महिला रही थी। उसने कभी किसी के सामने संकोची भाव नहीं दिखाया था। अब जियो चुचू की भौहों को देखकर मिंग डोंगमेई का दिल बिना रुके धड़क रहा था। उसने पहले कभी बच्चों के साथ बातचीत नहीं की थी और वह नहीं जानती थी कि बच्चों को क्या पसंद है। उसने अपने सहायक के सुझाव का पालन किया और एक उपहार खरीदा जो छोटी लड़की को पसंद आया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि गूचू को यह पसंद नहीं आएगा। गूचू ने अपना छोटा सा सिर झुकाया और बहुत अनिच्छा से उसे धन्यवाद दिया, मुझे यह बहुत पसंद है। दादी माँ, धन्यवाद। मिंग डोंगमेई को नहीं पता था कि क्या करना है। झाओ यान ने एक कप गर्म पानी डाला और कॉफी टेबल पर रख दिया। उन्होंने भूरे बालों वाली महिला की ओर देखा और कहा, चू को इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद पसंद है। वह वर्तमान में युवा वर्ग में कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन कर रही है। मिंग डोंगमेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उसने झाओ यान को कृतज्ञतापूर्वक देखा और धन्यवाद दिया। मिंग डोंगमेई ने गूचू का छोटा सा हाथ पकड़ लिया और उत्सुकता से पूछा, चू, तुम इतनी कम उम्र में कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हो? वह आश्चर्यजनक है। गूचू एक नजर में बता सकता था कि मैडम मिंग उन दोनों के बीच संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी। वह उन क्षेत्रों से शुरुआत करना चाहती थी जिनसे गूचू परिचित था और बच्चे पर अच्छा प्रभाव डालना चाहती थी। यह देखकर कि वह सावधानीपूर्वक जांच कर रही थी, गूचू ने अपने दिल में चुपचाप आह भरी। बेहतर होगा कि मैडम मिंग को बाहर निकलने का रास्ता दिया जाए। ऐसा कहा गया था कि मिंग समूह का बाजार मूल्य 10 अरब से अधिक था। मिंग परिवार की प्रभारी मैडम मिंग अभी भी अविवाहित थी और उनकी कोई संतान नहीं थी। गूचू ने खुशी से हिसाब लगाया। चाचा का फॉर्चून, डॉगडैड का फॉर्चून, श्रीमती मिंग का फॉर्चून। मैं अमीर हूं।